पाकिस्तान टैक्स अकेडमी के 27 सेशन के अंदर हम हाज़िर खिदमत हैं। दरमियान में रमज़ान रहा और कुछ दीगर मसरूफियत की वजह से सेशन नहीं हो सके। इंशाल्लाह इस थर्सडे आज से हम इसको बाकायदा शुरू कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स और टैक्स के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टायर 1 रिटेलर्स के हवाले से है, लेकिन सेशन का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं गुजारिश करूँगा ताहिर साहब से कि वहाँ तिलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम हाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो एक दफ़ा दुरूद इब्राहीमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज़रूर पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलिहि। जैसा कि आप सबके इल्म में है कि इस टाइम FBR के अंदर जो हार्ट इशू है, उनकी हार्ट जो एक वो ड्राइव चल रही है वो टायर 1 रिटेलर्स की POS रजिस्ट्रेशन के हवाले से है। POS रजिस्ट्रेशन के हवाले से अभी तक क्या लॉ है, उस पर क्या रूल्स हैं, कौन कौन सी क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, कितने STGO इसके ऊपर इशू हो चुके हैं, STGO के अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, इसकी पेनल्टीज़ क्या हैं, इसके ऊपर अभी कुछ कोर्ट केसेस भी हुए हैं POS के हवाले से। इन सारे सिनेरियोज़ को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो मैं अपने हम सब के उस्ताद सर मंशा सुखेरा साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और इस पे अकॉर्डिंगली हमें हमारी रहनुमाई करें। जो टायर 1 रिटेलर्स हैं ये कौन लोग हैं, POS रजिस्ट्रेशन क्या है, लॉ रूल्स क्या हैं और हमें इन सब से कैसे जो है वो इनको हमने इम्प्लीमेंट करना है, इस पे हमारी रहनुमाई करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। तो आज हम पाकिस्तान टैक्स चैनल का जो अगला टॉपिक है उसको आज स्टार्ट करेंगे। आज है टायर 1 रिटेलर POS रजिस्ट्रेशन विद द FBR कंप्यूटराइज सिस्टम। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो स्टैचू है सेल टैक्स एक्ट 1990 उसके कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन से चार्जिंग है, कौन से डिफ़ाइन करते हैं, कौन से इनपुट को डिसअलाउ करते हैं, कब से कब तक करते हैं, पेनल्टी क्या है, या जो रूल किस सेक्शन में फ्रेम होते हैं, या STGO कहाँ इशू होते हैं, और STGO का स्टेटस क्या है, क्या वो किसी चीज़ को रिड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते, रूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या इनकन्सिस्टेंट हों विद द स्टैचू या प्रोविजन, तो उसकी क्या पोजीशन होगी, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पहले हम जो सेल टैक्स एक्ट 1990 है उसके डेफिनेशन से लेके चार्जिंग सेक्शन, फिर आगे कोई उन्होंने डिस्कनेक्शन का भी ये सेक्शन है वो भी देखेंगे, रिडक्शन ऑफ इनपुट वाला भी देखेंगे, उसके बाद पेनल्टी, फिर रूल के साथ फिर कंप्यूटराइज सिस्टम भी है तो उसका भी हम देखेंगे। तो उसकी फिर ऑर्डर वगैरह कंप्यूटराइज असेस ये वो भी से थोड़ा देखेंगे कौन से सेक्शन है, और एंड पे रूल फ्रेमिंग पावर कहाँ है, STGO की कहाँ है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि रूल्स जो हैं वो रूल्स डिफरेंट आए हैं, 2019 में आए हैं, पहले ऑनलाइन इंटीग्रेशन के, उसके बाद फिर ऑनलाइन के बाद अभी एक सीलिंग वगैरह के भी आए हैं, वो भी हम देखेंगे। एक रूल्स लाइसेंसिंग के आए हैं वो भी हम देखेंगे कि कौन इंटीग्रेशन, कौन से IT के एक्सपर्ट हैं, किसको हम रख सकते हैं, क्या प्रोसीजर होगा, कौन है, क्या नॉन लाइसेंसी हैं क्या उनको भी रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, या वो कितने हैं नहीं हैं। तो सीलिंग के भी जो हैं वो देखेंगे कि स्टैचू में तो सीलिंग का कोई कंसेप्ट नहीं है, वो उससे इनकन्सिस्टेंट तो नहीं है, तो उसकी भी हम इंटरप्रिटेशन करेंगे। उसके बाद फिर STGO है, STGO 1 है, 2 है, या ऑनवर्ड अब 17 आया है, तो उसको हम देखेंगे। सारों को देखने के बाद फिर हम इस पर केस लॉ देखेंगे। केस लॉ हम जो है वो 8B में भी देखेंगे कि 8B जो है उसका क्या स्कोप है,
तो इससे पहले 7 है, 7 अलाउ करता है एडजस्टमेंट की सब्जेक्ट टू सर्टन टर्म एंड कंडीशन। जो 8 है, 8 डिसअलाउ करता है। तो अब 8B जो है ये तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो ये डिसअलाउ को नहीं करता, बल्कि इसको तो ये कहता है कि बाद में आपको रिफंड मिलेगा सब्जेक्ट टू कंडीशन। तो ये वाला सब सेक्शन जो है ये तो जस्ट रिड्यूस करता है उस माह में, इसमें तो एडजस्टेबल को रिड्यूस किया उस माह में। सब्सिक्वेंटली के लिए तो वो नहीं कहता कि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो SGO उसके ख़िलाफ़ है, तो आप कहाँ जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो SGO का स्कोप क्या है। तो ये सारी चीज़ें फिर हम केस ला के इन द लाइट ऑफ पहले 8B के केस देखेंगे, फिर सेक्शन 7 के देखेंगे कि जो इनपुट है उसका क्या स्टेटस है, वो ट्रस्ट विद द स्टेट है। फिर हम देखेंगे 8B के साथ साथ हम रूल्स और स्टैचू का डिफरेंस जो है या STU का स्टेटस है, तो उसमें इनकन्सिस्टेंसी हो, अल्ट्रा वायरीज हो, तो वो हम देखेंगे। तो हमने कहाँ चैलेंज कर सकते हैं, ये जो उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है तो उसको कैसे डिमोलिश किया जा सकता है या अल्ट्रा वायरीज डिक्लेयर किया जा सकता है, तो इस सारे सिनेरियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि रिटेलर की क्या डेफिनेशन है। तो रिटेलर के लिए बेटा रिटेलर की डेफिनेशन खोलें, 28 होगी मेरे 2 का 28। तो सबसे जो चार्जेबिलिटी है वो सेक्शन 3 में होती है। डेफिनेशन जो है वो हम, क्योंकि जो चार्जेबिलिटी है वहाँ वर्ड यूज़ होते हैं, रिटेलर है, टायर 1 रिटेलर है या दूसरी चीज़ें हैं, तो वो फिर डिफाइंड इधर हैं। तो वहाँ से हम डेफिनेशन बेसिकली डिक्लेरेटरी इन नेचर होती है। वैसे ये मिनी डिक्शनरी होती है ऑफ द स्टैचू, तो जो वर्ड यहाँ डिफाइन किया जाए वो ऐसे होगा, थ्रू आउट द वही उसके मीनिंग लिए जाएंगे, अनलेस वहाँ आगे किसी सेक्शन में कंटेक्स्ट में या कोई और मीनिंग ना हो तो वही लिए जाते हैं। जनरली ये सबसे पहले लिखा हुआ है एक्सेप्ट विद द सब्जेक्ट या वो चीज़ें, तो सिचुएशन में वो जो सब्जेक्ट डिफरेंट करेगा डिफरेंट होगी, अदरवाइज यही मीनिंग नहीं। इसके फिर आगे भी काफ़ी सारे हैं, कोई मीन से स्टार्ट होते हैं उसके वही मीनिंग होते हैं, कोई इंक्लूड्स के होते हैं वो मीनिंग नेचुरल ना भी हो तो वो लिए जाते हैं, जो डिफाइन वर्ड ना हो तो उनके नेचुरल मीनिंग और उस बिजनेस फील्ड में जो मीनिंग हो वो फिर लिए जाते हैं। तो इसी तरह कोई जुडिशली डिफाइंड हो वर्ड तो फिर वो भी नहीं लिए जाते हैं, तो वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो अब हम क्योंकि रेफरेंस चार्जेबिलिटी से हम स्टार्ट करेंगे, तो चार्जेबिलिटी के लिए ये सेक्शन जो है पहले डेफिनेशन देख लेंगे, वही फिर वर्ड वहाँ इस्तेमाल होंगे। तो इसलिए रिटेलर मीन्स ए पर्सन सप्लाइंग गुड्स टू द जनरल पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ कंजम्पशन। तो रिटेलर जो है, अब हम टैक्स हमारा जो सेल टैक्स एक्ट 1990 है, इसमें अगर देखें तो उसमें मैन्युफैक्चरर हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं, होलसेलर हैं, डीलर हैं और आपके वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं और फिर होलसेलर हैं, उसके बाद फिर रिटेलर हैं। रिटेलर जो डेफिनेशन जहाँ भी आएगी, इट मीन अल्टीमेट गुड्स सोल्ड टू द जनरल कंज्यूमर, जो जिसने अल्टीमेट यूज़ करनी है, वो फर्दर प्रोसेसिंग या फर्दर मैन्युफैक्चरिंग या फर्दर उसकी नहीं होगी, वो अल्टीमेटली पब्लिक होगी। और जो पब्लिक है उसको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, बाकी सारा वो उसमें जो चेन है, चेन में सारे यूजुअली रजिस्टर होते हैं। मैन्युफैक्चरर है, इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, डीलर है, होलसेलर है, तो वो सारे आगे सप्लाई करते हैं, आगे फिर उसने आगे सप्लाई करना होता है। तो रिटेलर को उन्होंने इसी तरह डिफाइन कर दिया है कि जो जनरल पब्लिक को बेचेगा तो वो रिटेलर होगा। इसके साथ फिर वो आगे प्रोविज़ो भी लगाया कि मैन्युफैक्चरर जो है वो भी रिटेलर हो सकता है और इंपोर्टर भी जो है वो रिटेलर हो सकता है, क्योंकि वो आगे अगर एक ही मैन्युफैक्चरर है तो एंड तक भी जा सकता है, वो खुद ही होलसेलर हो, खुद ही डीलर हो और अल्टीमेटली रिटेल आउटलेट भी उसके अपने ही हो। तो यूजुअली बहुत सारे मैन्युफैक्चरर भी हैं और रिटेल आउटलेट भी हैं, उनको फिर वो भी रिटेलर की डेफिनेशन में ही फॉल करेंगे। तो ये लेकिन साथ कंडीशन है कि वो अपनी होलसेल प्राइस जो है और रिटेल प्राइस जो है वो सेपरेटली डिस्क्लोज करेंगे या प्रिंट करेंगे, या अदरवाइज थर्ड शेड्यूल आइटम होंगे तो उधर देंगे, अदरवाइज वो डिस्प्ले करेंगे या रिपोर्ट करेंगे टू द FBR। ठीक है जी। तो रिटेल बाई सेपरेट एंड डिक्लेयर द एड्रेस ऑफ रिटेल आउटलेट। तो रिटेल आउटलेट जो मैन्युफैक्चरर के होंगे, तो क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग प्लेस तो इंटीग्रेशन नहीं होगी, रिटेल आउटलेट होंगे, तो वो अपना जो भी फॉर्म 181 होता है या अदरवाइज है इंटीग्रेशन वाले, तो उसके मुताबिक रजिस्ट्रेशन में वो सारे फिर डिक्लेयर करेंगे। क्लियर जी। ये डेफिनेशन शार्ट सी डेफिनेशन है। अल्टीमेटली है कि अल्टीमेट सेल, सप्लाई या सेल टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, जिन्होंने यूज़ करनी है वो वाले, उसको हम कहेंगे वो रिटेलर है।
तो टायर 1 रिटेलर है, उसको हम देखते हैं। ये 43A होगा, 2 है, 2 का सब सेक्शन 43A है, टायर 1 रिटेलर। तो रिटेल की पहले टैक्सेशन स्पेशल प्रोसीजर रूल्स में रही है, तो वहाँ फिर क्योंकि मुस्तफा एम्पैक्स में वो चैलेंज हुआ, तो जितने भी SRO थे जो कैबिनेट ने इशू ना किए हों तो वो अल्ट्रा वाइज ही डिक्लेयर कर दिए गए। उसके बाद फिर वो स्पेशल प्रोसीजर इन द लाइट ऑफ दैट कि वो फिर ये था कि जो लेवी है या चार्जेबिलिटी है ये लेजिस्लेटर ने लगानी है कि FBR भी लगा सकता है या फेडरल गवर्नमेंट भी लगा सकती है। तो मुस्तफा एम्पैक्स में और अकबाल झगड़ा में ये डिटर्मिन किया कि लेवी जो है या चार्जेबिलिटी ये फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटर है, तो ये इसकी डेलीगेशन वो नहीं है। नहीं तो फिर अदरवाइज यही लगाते रहेंगे तो लेजिस्लेटर जिनको हम इलेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो उनका जो फंक्शन है लॉ मेकिंग तो उनकी पावर है, तो यही करेंगे तो वो पब्लिक का जो मैंडेट है उसके खिलाफ है। तो इसलिए उनका आर्टिकल 77 भी, आर्टिकल 141 भी है, 42 भी है, तो वो डोमेन जो है लेजिस्लेटर की थी। तो उसकी डेलीगेशन को हम कहेंगे एक्सेसिव डेलीगेशन है या सरेंडरिंग ऑफ वो फंडामेंटल लेजिस्लेटिव फंक्शन है कि उसने वो सरेंडर कर दिया, या एब्डिकेशन ऑफ वो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी उसको कहते हैं कि उन्होंने अपनी पावर जो है नीचे वाले को दे दी। तो अपनी पावर जो है वो जो चार्जेबिलिटी की हद तक है, जो सब्सटेंटिव राइट को अफेक्ट करती है, तो वो मुस्तफा एम्पैक्स में और दूसरे अकबाल झगड़ा में उनमें होल्ड हुआ कि वो फंडामेंटल फंक्शन जो है वो डेलीगेट नहीं हो सकते। रूल मेकिंग, रेगुलेशन, मशीनरी प्रोविजन वो सारे हो सकते हैं, लेकिन कुछ इंडिया, पाकिस्तान, UK, US वहाँ कुछ हालात में उन्होंने कहा क्योंकि जो असेंबली है या लेजिस्लेटिव और हर वक्त नहीं बैठ सकता, तो बाज़ दफ़ा वो इस फंक्शन को भी डेलीगेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके पैरामीटर उसको देना होंगे कि अगर वो डेलीगेट कर रहा है तो साथ जैसे रेट है वो फिक्स करना होगा। तो इसलिए CNG वाले हैं वो भी 2-3 दफ़ा उसको भी सेक्शन 20 था, रूल 20 था स्पेशल प्रोसीजर का, तो वो भी चैलेंज हुआ, वो स्ट्राइक डाउन हुआ अकबाल झगड़ा में। तो उन्होंने कहा आप इसको जो चार्जिंग सेक्शन है उसमें रेट शेड स्पेसिफाई करें और थ्रू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है उसके रेट शेड आप नहीं दे सकते। ये फंडामेंटल व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट प्रॉपर्टी एंड व्हाट रेट, ये 3 फंक्शन जो है फंडामेंटल है। तो ये आप चार्जिंग सेक्शन में डिक्लेयर कर दें और स्पेसिफाई कर दें, फिर आगे रूल बना लें जो मर्जी। तो फिर वो उसके बाद फिर रूल जो है 20 स्ट्राइक डाउन हुआ, फिर उन्होंने सेक्शन 3 में ऐड किया, फिर उन्होंने रिट्रांसपेक्टिव कर दिया, वो फिर चैलेंज हुआ, चैलेंज होकर फिर स्ट्राइक डाउन हुआ। तो अब उन्होंने रेट शेट जो है जो भी चीज़ लाई जाती है वो पहले सेक्शन 3 जो है जो फंडामेंटल चार्जिंग सेक्शन है उसमें पहले डिस्क्राइब की जाती है कि ये पैरामीटर हो गए, ये रेट या अदरवाइज होंगे, या शेड्यूल में रेट शेड दिए जाते हैं और फिर रूल आगे रूल बनाए जाते हैं। तो अब ये सिनेरियो हम सेक्शन 3 को देखेंगे, तो उससे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। रिटेलर मीन ए रिटेलर फॉलिंग इन एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज नेमली। तो ये कितनी कैटेगरी में है? H तक है ये कैटेगरी, इनमें से किसी एक में फाइल करेगा तो उसको समझा जाएगा वो टायर 1 रिटेलर है। तो उस पर फिर आगे कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन होंगी, वो फिर उस पर एप्लीकेबल होगी। तो नंबर 1 रिटेलर ऑपरेटिंग एज ए यूनिट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल चेन ऑफ स्टोर। तो इंटरनेशनल या नेशनल चेन ऑफ स्टोर्स हैं तो वो उसमें फॉल करेगा। उसके बाद रिटेलर्स ऑपरेटिंग इन एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल, प्लाजा, सेंटर एक्सक्लूडिंग क्योसिक। तो ये वाले जो शॉपिंग मॉल या इनमें एयर कंडीशन में होगा तो वो भी उसमें फॉल करेगा। रिटेलर हुज क्युमुलेटिव इलेक्ट्रिसिटी बिल ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रोसीडिंग 12 कंसेक्टिव मंथ एक्सीड ₹1200,000। तो 12 लाख का एनुअल जो है वो उसका बिल उससे बढ़ेगा पिछले 12 महीनों का। तो उस सिचुएशन में जिस महीने में भी वो अबाव होगा तो उसे अगले महीने में उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, wholesaler cum retailer engage in bulk import and supply of consumer goods on wholesale basis to the retailer as well as on retail basis to the general body of consumer। तो ये भी उसकी डेफिनेशन में आएगा। A retailer whose shop measuring 1000 square feet in area or more or 200 square foot in area or more in case of retailer of furniture। तो फर्नीचर वाला कुछ डिस्प्यूट था तो उन्होंने कहा फर्नीचर के लिए वो दे दे, तो इस एरिया से अबाव होगा या तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो भी
इसमें आएगा। ए रिटेलर हु हैज़ acquired point of sale of acceptance of payment through debit credit कार्ड मशीन जो लगी होगी बैंकिंग कंपनी और अदर डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइडर ऑथराइज्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी इसमें फॉल करेगा। इसके बाद रिटेलर हुज डिडक्टिव विद होल्डिंग टैक्स अंडर सेक्शन 236G/H, ये डिफरेंट उसमें स्पेसिफाइड हैं, जिन्होंने G/H मैन्युफैक्चरर हैं, आगे फिर रिटेलर हैं, ये होलसेलर हैं, उसका है। तो इसमें ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रोसीडिंग 12 consecutive month has exceeded the threshold as may be specified by the board through notification and the official gazette, तो उसके लिए वो रूल जो है प्रेस्क्राइब किए करेंगे, तो उससे जो उस लिमिट से बढ़ेगा तो वो भी होगा। नेक्स्ट बेटा, इसके बाद इनपुट की डेफिनेशन हम देख लें तो फिर ऑनवर्ड चलेंगे, क्योंकि इनपुट जो है सेक्शन 214 है और 220 में मेरा ख्याल आउटपुट की है। तो क्योंकि इनपुट आउटपुट आगे हमने देखना है, तो पहले भी हमने डिस्कस किया था। Input tax in relation to a registered person means tax levy under the act on the supply of goods to the person। उसके बाद टैक्स लेवी अंडर दिस ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स बाय द पर्सन, जो आपने परचेज की उस पर या इम्पोर्ट की उस पर। उसके बाद इन रिलेशन टू गुड्स और सर्विसेज एक्वायर्ड बाय ए पर्सन टैक्स लेवीड अंडर फेडरल एक्साइज ड्यूटी इन द सेल टैक्स मोड एंड ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और द रेंडरिंग ऑफ प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज। तो फेडरल एक्साइज में सेल मोड है तो वो भी जो है ट्रीट की जाएगी। लेवीड अंडर सेल टैक्स अडेप्टेड इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, तो ये इनपुट। आउटपुट 20 आउटपुट इन ऑलमोस्ट उसी तरह का ही होगा। ये टैक्स लेविड अंडर ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स मेड बाय द पर्सन, फेडरल एक्साइज सेल टैक्स, ये हाँ इम्पोर्ट वाला नहीं है, बाकी सब कुछ उसी तरह, क्योंकि इम्पोर्ट वाला इसे डील नहीं करता। चलो आगे चलें। अब हम देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है यूजुअली पहला जो सेक्शन सब सेक्शन 1 है वो स्टैंडर्ड टैक्सेशन है, उसमें जो 17% है उस पर लगता है, और 3(1)A जो फर्दर टैक्स है। उसके बाद जो रिटेल वाला थर्ड शेड्यूल है वो जो प्रोडक्ट पे अम्पोज होगा या अदरवाइज उस पर प्रिंटेड होगा उसका है। तो हमारे वाला जो उसके बाद एक सेक्शन 7 है वो विद होल्डिंग का है, वो विद होल्डिंग भी हम पे अप्लीकेबल होगा रिटेलर पे, जब ये परचेज करता है अनरजिस्टर्ड पर्सन पे तो उसकी भी इम्प्लीकेशन आएगी। तो उसका रेलेवेंट जो शेड्यूल है वो 12 है और इसमें रूल भी अलग है, तो उसको भी फिर हम एंड पे देखेंगे, क्योंकि जहाँ कहीं परचेजेज जो यही टायर 1 रिटेलर है, अगर क्योंकि इसकी डिफरेंट हो सकती हैं, ज़ीरो रेटिंग भी हो सकती है, इसकी एग्जाम्प्ट भी हो सकती है, रिड्यूस रेट भी हो सकती है, स्टैंडर्ड रेट भी हो सकती है, तो वो सारे रेट अप्लीकेबल होंगे। तो इसकी उस पर कोई रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड से भी परचेज हो सकती हैं, तो अनरजिस्टर्ड वाली पे वो फिर विद होल्डिंग जो है वो आप सब सेक्शन 7 अब सेक्शन 3 का जो है रीड विद जो रेट है वो गिवन 12 चैप्टर में गिवन है, और रूल के लिए आगे चैप्टर है एक मेरा ख्याल है 14D है शायद इसका, तो उसको भी हम फिर देखेंगे। उसमें प्रोसीजर है कि जो विद होल्डिंग एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या जिसका डिडक्ट हुआ है जो सप्लायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर डिडक्शन नहीं होता तो क्या प्रोसीजर है, उसके लिए सेक्शन 11(4)A है। तो फेलियर के लिए वो वाला उसकी डिडक्शन, उससे कलेक्शन फेलियर की कलेक्शन हो सकती है, तो उसको भी उस सिनेरियो में एंड पे फिर हम उसको देख लेंगे। तो आज हमारा जो रिटेलर वाला था सेक्शन सब सेक्शन, इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा कि चार्जिंग सेक्शन जो है उसमें पैरामीटर्स चीज़ें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन है, वो चार्जेबिलिटी के देना ज़रूरी है। तो पहले उधर चार्जेबिलिटी होगी तो फिर अगले सेक्शन सारे फिर अप्लीकेबल होंगे। तो पहला स्टैंडर्ड टैक्स स्टैंडर्ड वाला जो है वो सब सेक्शन 1 है, उसमें वो 17 लगेगी, और अगले वाले सब सेक्शन जो है उसको फिर ओवरराइड करते हैं, उसके लिए स्पेशल फिर प्रोसीजर बताया जाएगा कि इस पर इस तरीके से लगेगा। तो इसमें सेक्शन जो है आपका 9 है। पहले हम 9 देखते हैं, फिर 9A है, फिर 10 है। 3 सेक्शन सब सेक्शन जो है अब सेक्शन 3 जो है वो डील करेंगे। सेक्शन 9 जो है वो डील ओवरऑल रिटेलर करेगा, और 9A ये इस रिटेलर को करेगा टायर 1 वाले को, तो अगले वाला फिर वो रियल टाइम इनवॉइसिंग वेरिफिकेशन। 9 पहले 9 लेके आए, ये 9 एक्चुअल वर्ड है क्या, टायर है या टियर है, ये बताएं। कंफ्यूजन इसमें भी है, टायर टायर बोलते रहते हैं हम लोग। जो टायर और टियर है जो वर्ड से क्या फ़र्क पड़ता है, इंग्लिश प्रोफेसर वाला ये बताएं। ठीक है उसका वर्ड कुछ भी ले लें।
अच्छा 9 नॉट विद स्टैंडिंग, ये नॉट विद स्टैंडिंग वर्ड जो है इसको नॉन अब्स्टेंट क्लास कहते हैं। इट मीन नॉन अब्स्टेंट क्लास का मतलब है ओवर राइडिंग क्लास। पीछे क्योंकि नॉर्मल क्लास जो है 1 है, 1 में स्टैंडर्ड टैक्स क्या लगता है 17% पे। अब इसको डायरेक्ट नॉट विद स्टैंडिंग ना यूज़ हो तो वो इसमें भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसीलिए दो अगर आपकी क्लासेज हैं या सेक्शंस हैं या सब सेक्शंस हैं तो उनमें ये जो नॉट विद स्टैंडिंग यूज़ होता है, जो स्पेशल प्रोविजन बन जाता है, ये दूसरे को ओवरराइड करता है, वो सबसर्विएंट इसका बन जाता है, ये इसको ओवरराइड करेगा। तो ये ओवरराइडिंग सेक्शन जो है ये डिफरेंट सेक्शन में यूज़ हो सकता है। तो इसकी लैंग्वेज भी डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है। तो एक तो है नॉट विद एनीथिंग कंटेन इन दिस लॉ, तो वो सारे लॉ को ओवरराइड कर देगा। तो लॉ इन दिस लॉ या अदरवाइज एनीथिंग कंटेन एनीवेयर, तो वो फिर भी सबसर्विएंट रहेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को ये ओवरराइड नहीं कर सकता, रूल में ये लगा हो तो वो स्टैच्यू को ओवरराइड नहीं कर सकता, इवन दो ये क्लास यूज़ हुई हो। तो उसका पैटर्न जैसे सेक्शन 71 है, वहाँ ओवरराइडिंग है कि आप स्पेशल प्रोसीजर प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, तो वहाँ नॉट विद स्टैंडिंग यूज़ हुआ है। तो अंडर दिस सेक्शन, तो वो इस चार्जिंग सेक्शन में फिर भी ओवरराइड नहीं कर सकता। सेक्शन 1 जो है वो चार्जिंग सेक्शन है, इवन दो वो नॉर्मल सेक्शन है, लेकिन वो जो मशीनरी प्रोविजन में जब ये यूज़ होगा नॉट विद स्टैंडिंग, तो वो चार्जिंग क्योंकि हमेशा ही सुपीरियर होते हैं, तो इसी सुपीरियर चीज़ को नॉट विद स्टैंडिंग यूज़ भी हो जाए तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकता, क्योंकि ये चार्जिंग सेक्शन सारे एक ही पैटर्न में, एक ही लेवल के हैं, एक ही स्टेटस के हैं, यहाँ ये ऊपर नीचे किया जा सकता है। तो पहले स्टैंडर्ड वाला पहले था, तो उसके स्टार्ट में लिखा हुआ था सब्जेक्ट टू और नॉट विद आपस में अपोजिट है। तो सब नॉट विद स्टैंडिंग क्लास जो है, नॉट विद स्टैंडिंग जो है नॉन एब्स्टेंट क्लास, ये ओवरराइड करती है, ओवर प्रीवेल करती है, वो सबसर्विएंट बनाती है। जहाँ कहीं सब्जेक्ट टू लिखा होगा इट मीन सबसर्विएंट है, और नॉट विद स्टैंडिंग होगा ये ओवरराइडिंग या प्रीवेलिंग क्लास है। तो यहाँ ये क्योंकि अदरवाइज तो हर एक पे टैक्स लग रहा था, उसके मुताबिक स्टैंडर्ड टैक्स 17% था, तो अब यहाँ इसने ओवरराइड कर दिया कि ये रिटेल वाला जो है वो इसके नॉट विद सब सेक्शन 1 को ओवरराइड किया इसने, और 3(1)(a) को नहीं किया, दूसरों का नहीं किया। तो वो फर्दर टैक्स या दूसरी चीज़ें हैं वो उसके मुताबिक रहेंगी, लेकिन अनलेस सेंट्रल नोटिफिकेशन में उसकी एग्जम्पशन वगैरह नहीं दी, तो सब सेक्शन 1 को उसने कर दिया। वैसे बाद दफ़ा ये भी लिया जाता है कि जो सब सेक्शन 1 का 1(a) भी है उसका ही पार्ट बाद दफ़ा समझा जाता है, तो उसको कोर्ट इंटरप्रेट करते हैं कि उसी की सब क्लास है, तो 1 मेन को है तो सब भी है, तो वो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। तो सब सेक्शन को ओवरराइड करते हैं। टैक्स शैल बी चार्ज फ्रॉम द रिटेलर अदर देन दोज फॉलिंग इन द टायर 1, तो टायर वाला नीचे अलहदा है, तो उसको इसमें से निकाल दिया गया। तो थ्रू दर मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होगा उसके ज़रिए जो टायर 1 रिटेलर में होगा उसका वही इंटीग्रेशन और उससे सिलसिला चलेगा। अदर देन दैट जो होंगे उनसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे दे दिया जाएगा, तो उनकी बाकी चीज़ें जो रजिस्ट्रेशन ये वो या दूसरे प्रोसीजर्स हैं उसमें फिर वो अप्लीकेबल नहीं हुए। यहाँ ही रेट स्पेसिफाई कर दिया, यहाँ ही बता दिया कि मोड कैसे लिया जाएगा, मोड के आगे प्रोसीजर बताए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ देख दिया कि थ्रू इलेक्ट्रिसिटी at the rate of 5%, where monthly bill does not exceed ₹20,000 and at the rate of 7.5%, where monthly bill exceed a aforesaid amount, and electricity supplier shall deposit the amount so collected directly without adjustment against his input tax। तो ये जो इसमें एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी है उस पर डाल दी गई है कि जो और जितने रिटेलर्स हैं जो टायर 1 उस रिटेल में फाल नहीं करते, तो वो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बिल उसके 5% या 7.5% जो भी रेट है उस अमाउंट से जिसका बढ़ेगा बिल उसके मुताबिक, जिसका उस रेंज में आएगा उसके मुताबिक होगा। तो ये वाला रेट भी इसमें स्पेसिफाई कर दिया, कलेक्टिंग अथॉरिटी और डिपॉजिटिंग अथॉरिटी भी कर दी, कौन लोग कितना लगेगा वो भी इसमें। इसीलिए वो जजमेंट जो मैंने पहले रेफ़र की है उसके मुताबिक रेट शेट इसमें और सारा कुछ स्पेसिफाई कर दिया, और इसके मुताबिक आगे रूल फिर बन सकते हैं। वो तो अलग है, इससे पहले वो है उसको पहले पढ़ लेते हैं। ये सब सेक्शन 2 पढ़ लें, जो वहाँ से स्पेसिफाई हैं वो 3rd शेड्यूल में गवर्न होंगे।
हर एक के अपने अपने पैरामीटर हैं। थर्ड शेड्यूल वाले आइटम जो है उसमें तो वो लिखा होगा, उसके मुताबिक चलेंगे ना। वो थर्ड शेड्यूल आइटम वाले ये टैक्सेबल है, इम्पोर्टेड स्पेसिफाई इन थर्ड शेड्यूल, तो ये भी ऊपर नॉट विद स्टैंडिंग है, इसको इसमें ले लिया गया। क्लियर? ये यहाँ आएगा, वो उसकी फाइनल डिस्चार्ज होगी, वो रेट दे देगा, कोई रजिस्ट्रेशन कोई चीज़ नहीं, ठीक है, सब कुछ ख़त्म, बिजली के साथ ही दे दिया, इस लॉ से ही आउट हो गया। पूरे इस लॉ में से उसने बिजली पे दे दिया, फाइनल डिस्चार्ज हो गया, उसका आगे कुछ भी नहीं है। और कलेक्ट किसने किया? लेस्को या इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने। जब उसको बिल किया, बिल में से उन्होंने डिटरमिन किया कि बिल कितना है, किस रेंज में करता है, 5 वाला लगता है या 7.5 लगता है, उसके मुताबिक उन्होंने चार्ज किया और ख़ुद कलेक्ट कर लिया। कलेक्ट करके उसकी फाइनल डिस्चार्ज होगी। सेटिंग भी ऐसी की होगी उन्होंने। हाँ, जिस लेवल पे बिल जा रहा है ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। पहले स्टील सेक्टर भी ऐसे था, तो उसमें 58H रूल था, स्पेशल प्रोसीजर, तो उसमें पहले 4.5% पर यूनिट के हिसाब से, फिर 7.5, 9, 10, 13 तक गया। तो इसीलिए इसको ऐसे समझ लें कि ये फिक्स टैक्स लगा दिया इन पे, तो ये फिक्स रजीम के तहत ऑपरेट होगा। और इलेक्ट्रिसिटी बेस को फाउंडेशन जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल बना दिया है उस बेस से। अदरवाइज तो लीगली ये जस्टिफाइड नहीं। अगर हम अब कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहाँ तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगी तो उस पर लगेगा, यहाँ तो कोई सप्लाई से उसका रिलेशन ही डेवलप नहीं किया। तो क्योंकि वहाँ एक अलहदा भी कॉन्स्टिट्यूशन में अलहदा एक एंट्री है जो इन ल्यू ऑफ का वर्ड इस्तेमाल करती है कि जहाँ नॉर्मल एंट्री है उसकी बजाय कैपेसिटी बेस पे, प्रोडक्शन बेस पे या बिजनेस कैपेसिटी बेस पे या और बेसिस ऑफ फिक्स बेस पे तो टैक्स लगाया जा सकता है। फिर वो वाला नहीं लगेगा, जैसे इसमें अब 17 वाला नहीं लग रहा, तो इन ल्यू ऑफ दैट, इन प्लेस ऑफ दैट ये टैक्स लग जाएगा उस पर। तो ये वाला जो है बिजली का दे देगा तो फाइनल डिस्चार्ज हो जाएगा। क्लियर जी? अगले वाला अब इसके बाद 9 जो है टायर 1 रिटेलर के रिलेशन से। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, ये पूरे एक्ट को ही उन्होंने ओवरराइड कर दिया। वहाँ सब सेक्शन को किया था, यहाँ पूरा अपना ही प्रोसीजर सारा दे दिया, ठीक है। वहाँ सब सेक्शन 1 था, ओवरराइडिंग था, यहाँ पूरा टायर 1 ने सारा लॉ ही जो है उसको ओवरराइड करते हुए टायर 1 रिटेलर शैल पे सेल टैक्स एट द रेट एज एप्लीकेबल टू द गुड्स सोल्ड अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो इस एक्ट के तहत जो भी रेट होंगे डिफरेंट प्रोडक्ट के डिफरेंट हो सकते हैं। एग्जाम्प्ट है तो एग्जाम्प्ट वाला, स्टैंडर्ड वाला है तो स्टैंडर्ड वाला, रिड्यूस वाला है तो रिड्यूस वाला, अगर आप पे वो 0 रेटिंग वाला है तो 0 रेटिंग वाला, कोई और चीज़ है तो उस वाला। तो वो रेट जो है, जो भी रेलिवेंट रेट होंगे उसके मुताबिक उस पर रेट अप्लीकेबल होंगे अंडर द रेलिवेंट प्रोविजन दिस एक्ट आर नोटिफिकेशन इशूड देयर अंडर। उसके बाद प्रोवाइडर फर्दर द फ्रॉम सच डेट एंड सच ए मोड एंड मैनर एज प्रेस्क्राइब बाय द बोर्ड all tier 1 retailers shall integrate their retail outlet with the board computerized system for real time reporting sales। तो यहाँ से वो हम ड्राइव करते हैं कि हमने हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ है, मैंडेटरी कंडीशन कहाँ है कि हमने कंप्यूटराइज सिस्टम जो FBR है उसके साथ इंटीग्रेट कराना है। तो कराना कैसे है वो फिर आगे रूल्स प्रोसीजर में होगा। यहाँ लाइबिलिटी फिक्स हुई है कि आपने उसके साथ इंटीग्रेट करा के उसके मुताबिक फिर जो टैक्सेशन या जो भी प्रोसीजर है उसको करना है। तो ये है रियल टाइम का। इसके बाद फिर आगे ये जस्ट इंटीग्रेशन के मतलब था, तो इसमें वो मशीन या डिवाइस है उसका तल्लुक नहीं था, वो जिक्र नहीं था। तो फिर उस पर ऑब्जेक्शन हुआ कि जब ठीक है जी हम इंटीग्रेट कराते हैं तो इसमें मशीन जो डिवाइस लगनी है या सिस्टम लगना है वो तो चीज़ है नहीं है। तो उसके लिए फिर आगे सेक्शन जो है 10 जो है वो दिया गया। 10 सेक्शन है। अभी ये इससे पहले हम ये अगर स्टील सेक्टर को देखें तो ये ऊपर वाला स्टील सेक्टर पे फिक्स्ड सेक्शन है, इसको भी हम देखते जाते हैं साथ। लेटर हम सेक्टर वाइज भी देख लेंगे। तो इसमें इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड इन 13 शेड्यूल द मिनिमम प्रोडक्शन फॉर ए मंथ शैल बी डिटरमिन्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल और मोर इनपुट एज कंज्यूम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एज पर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड इन 13 शेड्यूल एंड इफ मिनिमम प्रोडक्शन सो डिटरमिन्ड एक्सीड द एक्चुअल supply for the month, then minimum production shall be treated as a quantity supplied during the month and liability to pay tax shall be discharged accordingly। तो अब स्टील सेक्टर में जो पहले स्पेशल प्रोसीजर रूल में था तो यहाँ उन्होंने यहाँ दे दिया और ये 13 शेड्यूल में वो दे दिया कि अगर आपने 700 यूनिट के मुताबिक 1 टन है, अगर आपकी स्टील फर्नेस है, अगर कंपोजिट यूनिट है, स्टील फर्नेस भी है, तो साथ आपकी री रोलिंग मिल भी है तो 810 100 वो है। तो इस तरह 810 यूनिट
लेके वो इक्वल टू ट्रीट किया जाएगा 1 टन, 1 टन के बराबर इस तरह प्रोडक्शन कैलकुलेट की जाएगी। इवन दो आपने सप्लाई की है नहीं की, उसके मुताबिक रेट भी सेक्शन 2 है सब सेक्शन 46 में उसके रेट भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिए हैं। उस रेट के मुताबिक वो प्रोडक्शन पे अप्लाई किया जाएगा, टोटल अमाउंट होगी और उस पर रेट लग जाएगा, रेट जो स्टैंडर्ड रेट है उसके मुताबिक टैक्स लगेगा। फिर जो रिकॉर्ड आप करेंगे, जो रिटर्न में फाइल करेंगे, एक्चुअल फाइल करेंगे, एक्चुअल को उसके साथ कंपैरिजन करेंगे और जितना कम से कम मिनिमम ये होगा। अगर डिफरेंशियल आएगा, एक्चुअल ज़्यादा है तो फिर ऑपरेट नहीं करेगा, ये एक्चुअल से एक्चुअल कम है और ये ज़्यादा है तो ये फिर ऑपरेट करेगा। एक्सेस फिर आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। अल्टीमेटली साल का जाके कंपैरिजन किया जाएगा कि साल का मिनिमम कितना है, एक्चुअल कितना है। अगर मिनिमम कम है एक्चुअल तो फिर ऑपरेट नहीं करेगा। अगर ये मिनिमम जो है ये आपका ज़्यादा है, वो कम है तो उतना आप देंगे, वो फिर फंड पे नहीं मिलेगा। तो ये सारी जो स्कीम्स हमने पढ़ी हैं 1 के अलावा बाकी सारी जो है ये इन ल्यू ऑफ फिक्स है या कोई स्पेशल या फिक्स या फ्लैट या इस तरह की स्कीम है जो इन ल्यू ऑफ में फॉल करती हैं। स्टैंडर्ड जो सप्लाई पे लगना चाहिए चेन स्कीम में या वो वाली नहीं है। तो ये सारी अलग-अलग लॉ में सेक्शन 3 में गिवन है, उसके मुताबिक फिर आगे चलती हैं। तो अब हमारे अब 9A और 10 जो है इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 9A था उसमें पार्शली था। अब इसमें देख ले, नॉट विद इन द एक्ट द बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गजट मे रिक्वायर एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन टू इंटीग्रेट देयर अनवाइस इशूइंग मशीन। अब पहले में मशीन नहीं थी तो अब मशीन की इंटीग्रेशन भी, पहले उन्होंने कहा जी सिस्टम इंटीग्रेट करते हैं, मशीन तो लगानी ही नहीं है। तो मशीन कहाँ लिखा है उसमें पहले वाले में? तो उन्होंने फिर उन्होंने पहले वाले में मशीन नहीं है, क्या साइज़, क्या कैपेसिटी, किस नेचर की क्या होगी। चलो लाइसेंसी तो है ठीक है, उससे सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, तो लगानी कहाँ है? तो यहाँ मशीन का तो उसमें जिक्र ही नहीं है। तो इसलिए फिर अलहदा ये अभी फाइनेंस अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस या एक्ट में जो 2021 वाला सितंबर में ये ऐड हुआ है, किसमें 188 कब ऐड हुआ? हाँ ये 2021 में, 2021 ऑलमोस्ट सितंबर में था मेरा, सितंबर में ही है, सितंबर अक्टूबर में कहीं आया। तो ये 10 सेक्शन सब सेक्शन 10 जो है जो उसमें ऐड किया है। अच्छा किधर है बेटा? may require any person or class of person to integrate their invoice issuing machine with the board computer system for real-time reporting of sale in such mode and manner and from such date as may be prescribed। तो इसके ये आ गया, लेकिन इसके रूल रेगुलेशन पहले आ गए। ये भी हमने एक रेट फाइल की थी तो हमने कहा जी इसके रूल रेगुलेशन इसमें लिखा है कि मशीन भी बताएंगे, मशीन भी, और ये नोटिफिकेशन होगी। तो ये तो अभी तक आए नहीं, रूल रेगुलेशन पहले थे। अब फिर उसके बाद मेरे ख्याल फरवरी में वो दूसरे कोई आए हैं रूल, ये उन्हीं को ही अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी भी इसके बाद जो इसके रिलेशन से ये कहा था कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन या मोड मैनर जो हैं ये पहले वाले जो हैं वही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद मशीन के रिलेशन से भी आने चाहिए थे। इसके बाद नेक्स्ट मिनट अब हम 8B देख लेते हैं, क्योंकि 8B जो है वो उसमें पहले 15% होता था, यही फाइनेंस एक्ट के इसके तहत उसको 60% तक कर दिया गया। तो किधर बेटे ये इसको हम सारे को ही आलमोस्ट पढ़ लेते हैं ताकि क्योंकि 7 जो है वो डील करता है कि आपको कब आपका डिटरमिन, जब आपने टैक्स लायबिलिटी डिटरमिन करनी है तो जो सेक्शन 3 है उसमें चार्जेबिलिटी टोटल है, उसमें से जो आपका इनपुट टैक्स है वो आपने अलाउ करना है, वो सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं जो 7 में गिवन है। तो उसमें एक तो आपकी कंप्लायंस है जो आपने थ्रू क्रॉस चेक पेमेंटें करनी 73 की, और उसका वैलिड इनवॉइस हो, इम्पोर्ट GD हो, दूसरी चीज़ें हो, तो वो सारी जो है रिक्वायरमेंट जो है 22 की और 23 की इनवॉइस की और वैलिडिटी की, वो इनवॉइस हो तो आप वो क्लेम कर सकते हैं। या FBR या फेडरल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन थ्रू नोटिफिकेशन जो स्पेसिफाई करे टर्म एंड कंडीशन, सब्जेक्ट टू दोट आप वो क्लेम करेंगे और आपको अलाउ होगी। और नेट आपकी वो विद रिगार्ड टू डिटर्मिनेशन ऑफ योर सेल टैक्स लायबिलिटी है फॉर ए टैक्स पीरियड, हर टैक्स पीरियड की, हर जो टैक्स पीरियड यूजुअली मंथ है तो उसकी डिटर्मिनेशन आपने करनी है कि टोटल चार्जेबल इतना टैक्स है जो सेल टैक्स है या फर्दर टैक्स है, उसमें से इतना हमारा डिविजिबल इनपुट है, ये कंप्लायंस है और इतनी नेट लायबिलिटी है। तो उसको फिर आगे विद
विद होल्डिंग हुई या नहीं हुई, फिर नेट आपने पे करना है। तो वो विद रिगार्ड टू डिविजिबिलिटी ऑफ इनपुट क्लेम ऑफ टैक्स है। और जो 8 है सेक्शन, वो कुछ इनपुट वैसे ही आपको डिसअलाउड है। तो उसमें फंडामेंटल कंडीशन ये है कि जो आपकी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ना उस पर्पज़ के लिए ना हो, नॉन बिजनेस हो, नॉन रिलेटेड हो, नॉन पेड हो, या कोई इमूल प्रॉपर्टी के रिलेशन से हो, या वहाँ और टर्म एंड कंडीशन है, फेक फ्लाइंग इनवाइस हो या और चीज़ें हों, तो वो उन्होंने वहाँ डिस्कार्ड किए, या जिनमें कोई एक्स्ट्रा टैक्स लगा हो। तो इस तरह 8 में डिसअलाउ, वो विद रिगार्ड टू डिसअलाउड है कि ये चीज़ें जो है ना, इन पे इनपुट टैक्स आप क्लेम या नोटिफाई हो, नोटिफिकेशन दी हो, तो उन नोटिफिकेशन भी फेडरल गवर्नमेंट को पावर है, वो नोटिफाई कर सकती है कि ये इनपुट टैक्स जो है इवन दो परमिजिबल है, अलाउबल है, वो सारा अदरवाइज है कि सेक्शन 7 में बैलेट इनवाइस है, क्रॉस चेक है, सारी आप कंडीशन फुलफिल करते हैं। डिस्पाइट ऑफ दैट वो फेडरल गवर्नमेंट के पावर है, या लेजिस्लेट ने खुद सेक्शन 8 में उसको कह दिया हो कि ये आपका डिसअलाउड है, तो वो आप क्लेम ही नहीं कर सकते। तो इसलिए उसका इनको एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि हर एक का अपना ऑब्जेक्टिव और स्कोप है। तो अब 8B जो है वो डिसअलाउइंग का नहीं है, वो क्या है, वो रिस्टोरेशन का है फॉर द टाइम बिंग, कि आपको उस फॉर द टाइम बिंग आपको एक रिस्टोरेशन लगाई है ताकि आपसे टैक्स कुछ आप बजाय उस माह में आपको रिड्यूस कर दिया जाए और आपसे टैक्स ले लिया जाए, और सब्सिक्वेंटली सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन आप उसको फिर कैरी फॉरवर्ड तो करते जाए, फिर आप उसको क्लेम भी कर सकते हैं या रिफंड ले सकते हैं। तो सेक्शन जो 8B है तो वो विद रिगार्ड टू रिस्टोरेशन, कैरी फॉरवर्ड और सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन, उसकी आगे डिविजिबिलिटी क्लेम भी है, रिफंड भी है। तो इसलिए उसका स्कोप देखें तो उसमें परमानेंट डिसअलाउइंग जो है, परपेचुअल डिसअलाउइंग जो है वो नहीं है, स्कोप से ही बाहर है। अगर कोई क्लैरिफिकेशन हम देखेंगे तो उससे कंट्राडिक्ट करेगी उसके ऑब्जेक्ट से या उससे, तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं होगी, टेनेबल नहीं होगी। तो जी बेटा किधर है? हाँ, पहले शुरू वाले हैं, इसमें अगर हम देखें तो कुछ ये भी ओवरराइडिंग सेक्शन है, सारे जितने ही ओवरराइड हैं, पिछला भी ओवरराइड। नॉट विद इन रिलेशन टू ए टैक्स पीरियड ए रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन पब्लिक कंपनी स्टॉक शैल नॉट बी अलाउड। पब्लिक कंपनी तो वैसे इंक्लूड कर दी, उसमें तो सारा का सारा ही एप्लीकेबल ही नहीं, एंड तक ही एप्लीकेबल नहीं है, तो बाकियों पे एप्लीकेबल है। तो प्रोवाइडेड दैट रेस्टोरेशन ऑन द एडजस्टमेंट इन केस ऑफ 90% शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ फिक्स एसेट। कैपिटल गुड्स भी एक्सक्लूड कर दी, तो इसमें 90% वाली जो कंडीशन है वो इस पर एप्लीकेबल नहीं है। फर्दर पर दैट बोर्ड में माई नोटिफिकेशन ऑफिशियल एक्सक्लूड एनी पर्सन, इसमें भी नोटिफिकेशन है कि किन पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। तो a registered person subject to subsection may be allowed adjustment or refund of input tax allowed under section 1 subject to following condition। ये कंडीशनल जो है, अगर आप ऑडिट शार्ट करा देते हैं, फर्निश करते हैं, तो एक कंपनी का है एक नॉन कंपनी है, तो दोनों में आपको फिर रिफंड मिल सकता है। नीचे The adjustment or fund in mentioned subsection 2 if any shall be made on yearly basis in the second month following the end of financial year of a registered person। तो अगले जब साल एंड होगा उसके बाद सेकंड मंथ में आपको उसकी रिफंड मिलता है। नॉट विद सबसेक्शन 2 बोर्ड माई नोटिफिकेशन दैट प्रेस्क्राइब एनी अदर लिमिट ऑफ इनपुट एडजस्टमेंट ऑफ एनी पर्सन और क्लास में, तो इस पे लिमिट के लिए बोर्ड नोटिफिकेशन भी कर सकता है। नॉट विद एनी सब वन इनके साथ लोकली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सब्जेक्ट टू reduced rate of tax under 8 schedule shall be limited to the extent of output and no refund shall be। जितना आउटपुट होगा उस तक ही आप क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ऑडिटर अगर कोई फॉल्ट होगा तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे वाला है। तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको माइन्यूटली हमें इसके हर वर्ड को देखना है। इन केस ऑफ ए टायर 1 रिटेलर डज नॉट इंटीग्रेट हिज रिटेल आउटलेट इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब अंडर 9A ऑफ सेक्शन 3, तो इसमें 10 फिर भी नहीं है, 9A है। अभी हमने उधर 3 का एक 10 भी पढ़ा था, तो मशीन वाला, तो मशीन वाला इसमें अभी नहीं है क्योंकि ये पुरानी है मेरा ख्याल। तो मशीन वाला नया आया है तो उसमें उन्होंने वो 10 वाला ऐड नहीं किया मशीन वाला, तो सिर्फ उस हद तक। जी बेटा
हाँ, इसमें मशीन वाले का इसका जिक्र नहीं है कि इसको आप कंप्लाई विद नहीं करते तो फिर भी आपको डिसअलाउ होगा कि नहीं होगा। तो क्योंकि ये उसमें है नहीं है, तो इसलिए हम इसकी भी प्ली ले सकते हैं कि इसकी कोई कंडीशनें हम नहीं भी फुलफ़िल करते जो इसके तहत प्रेस्क्राइब होंगी तो उस बेसिस पे वो डिसअलाउ नहीं हो सकता। 9A का जिक्र है कि 9A रीड विद जो रूल उसके तहत प्रेस्क्राइब हैं उसको अगर हम अगर आप नहीं कंप्लाई विद करते, उसके मुताबिक नहीं करते, तो फिर ये आपका रिडक्शन ऑपरेट होगा। वह तो क्योंकि आप ऑनलाइन फाइल करते हैं, उन्होंने वहाँ ही फिक्स कर दिया है, तो आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर सकते, रिड्यूस करके ही करना होगा। हाँ जी, वो बाद में कैरी फॉरवर्ड या अब शुरू में कैरी फॉरवर्ड करता था, अब उसमें जब से वो क्लैरिफिकेशन आई है तो अब वो क्लैरिफिकेशन के मुताबिक चल रहे हैं ना, तो अब क्लैरिफिकेशन के मुताबिक वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करता, वो कहता फॉर एवर गया। ठीक है, तो कितने बेटा 6 सारी किताब को देखते हैं तो दो चीज़ें सामने आती हैं, या तो टैक्स पेयर की जिम्मेदारी है या बोर्ड की पावर। ऐसे ही बात, तीसरी कोई नहीं। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं कि STUO जो है उसका स्टेटस हम डिस्कस करते हैं, उसमें तो पावर ही नहीं होती। STUO इज नॉट ए सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, वो सबऑर्डिनेट नहीं, वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होता है, वो डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पे बाइंडिंग होता है, ना टैक्स पेयर पे, ना जुडिशियल अथॉरिटी पे, ना जुडिशियल अथॉरिटी पे, तो वो किसी पे भी बाइंडिंग नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। उसके भी हम केस देखेंगे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। थ्रू अगर करना है तो रूल के जरिए भी नहीं, लॉ में आप किसी चीज़ के किसी का राइट को अंडरमाइन करना चाहते हैं, रिड्यूस करना चाहते हैं, तो लॉ में वो हो, तो कोई भी ऐसी कंडीशन जो लॉ में नहीं है वो थ्रू रूल या SEO के तहत लाई नहीं जा सकती, रूल के तहत इनकंसिस्टेंट नहीं होनी चाहिए, वो विद दैट अगर होगी कंडीशन तो वो उसके मुताबिक चलेगी। अभी भी एक कराची हाई कोर्ट की जजमेंट आई है जिसमें वो सेक्शन 21 के रेफरेंस से आई है, सस्पेंशन के रेफरेंस से, कि किसी को आपने सस्पेंड करना है तो उसकी या तो उसका वेडिंग ऑफ टैक्स हो या टैक्स फ्रॉड कमिट कर रहा हो, तो दो कंडीशनें हो। जो 12 रूल में उसने 8-10 और दे दिए, उन्होंने कहा वो इनकंसिस्टेंट विद दैट, ये फंडामेंटल कंडीशन है, इससे जो भी इनकंसिस्टेंट होगी उस बेस पे आप सस्पेंशन या ब्लैक लिस्टिंग नहीं कर सकते। ये दो कंडीशन है, हाँ ये एग्जिस्ट करती हैं तो फिर आगे प्रोसीड किया जा सकता है। इसी तरह और भी बहुत सारे केस हैं जिसमें कोई एडिशनल या कोई ऐसी नॉन रेलेवेंट या कोई अजम्पशन बेसिस पे कोई एडिशनल कंडीशन जो है जो कि स्टैचू में ना हो, वो किसी राइट को अंडरमाइन करने के लिए या कर्टेल करने के लिए थ्रू रूल जो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से वो इम्पोज नहीं की जा सकते। तो इसलिए ये सेटल्ड लॉ है, तो इसलिए उस बेसिस पे हम इसको दे सकते हैं। तो इन केस ऑफ टायर रिटेलर डज नॉट इंटीग्रेट रिटेल आउटलेट इन द मैनर एज प्रेस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 9A ऑफ द सेक्शन ड्यूरिंग ए टैक्स पीरियड और पार्ट देयरऑफ, द एडजस्टेबल इनपुट टैक्स फॉर द होल ऑफ द टैक्स पीरियड शैल बी रिड्यूस्ड बाई 60%। तो अब ये एक तो ये लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ दैट टैक्स पीरियड, कि टैक्स पीरियड में जो आप क्लेम करेंगे एडजस्टेबल, ये वैसे अदरवाइज नहीं है, जो आपका वैलिड एडजस्टेबल है वो जो अलाउेबल है ये 8 वाला नहीं है, 7 वाला, 8 वाला तो अलाउ ही नहीं है ना। 8 वाला जो आपका एडजस्टेबल है उसको जब आप क्लेम करेंगे तो उसका अगर आप इंटीग्रेटेड नहीं है तो उस टैक्स पीरियड में उसी टैक्स पीरियड के रेफरेंस से उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा, कितने से 60% से। इट मीन आप उसका 40% क्लेम करेंगे, 60% ऑटोमेटिकली आगे चला जाएगा। तो जब तक इंटीग्रेट नहीं करेंगे जो भी आप करेंगे, जो कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड होता है वो एज गुड एज फॉर द ईयर, 6 माह तक तो वैसे ही आप क्लेम कर सकते हैं। अगर सपोज आप कोई भी नहीं क्लेम करते तो वो कुछ भी डिसअलाउ नहीं करेगा। अगर उस साल में आप वैसे कैश देते रहें तो सारा कैरी फॉरवर्ड करते रहें तो डिसअलाउ तो नहीं होगा। जब वैसे डिसअलाउ नहीं होगा जब आप कैश दे रहे हैं, तो आप सपोज आप 6 माह तक आप कुछ भी क्लेम नहीं करते जब तक इंटीग्रेटेड है, आप कैश देते रहें तो आपने तो क्लेम ही नहीं किया, तो डिसअलाउ क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो रिड्यूस भी नहीं होगा। तो अगले जब कैरी फॉरवर्ड चलता रहेगा तो आप इंटीग्रेट हो जाएंगे तो उसके बाद 100% आप क्लेम कर सकते हैं। सर उस पे उन्होंने चेक लगा दिया, वो तो इनवॉइस डेट को बेस कर रहा वो तो वो प्रीवियस पीरियड की नहीं वो लगाने वाला तो लगा, हम तो लॉ को डिस्कस कर रहे हैं ना। वो तो एक जो रिटर्न फाइल करने का प्रोसीजर है वहाँ तो वो कुछ भी फिक्स कर सकते हैं ना। वो जो फिक्स करते हैं वो तो वैसे भी लॉ की वायलेशन है, क्योंकि लॉ को इंटरप्रेट टैक्स पेयर ने करना है। वो अगर फिक्स कर देंगे तो फिर कोर्ट या ट्रिब्यूनल या कमिश्नर की तो ज़रूरत नहीं है। जितने भी एपलेंट फोरम है जो उन्होंने ही फिक्स कर देना है
टैक्स उसके मुताबिक ही ले लेना है, तो फिर हमारी इंटरप्रटेशन या ट्रिब्यूनल ने या कमिश्नर अपील ने या हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसाइड करना है। तो इसलिए वैसे वो एडिटेबल होनी चाहिए, वो चैलेंज होंगी, लोग चैलेंज करेंगे भाई ये जो फार्मूला आप फिक्स करते हैं ये आपकी अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो ला को हो सकता है और तरीके से समझ रहे हो, हम इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हो, तो वो एडिटेबल होनी चाहिए। वो जो चाहे उसको कम ज़्यादा कर ले, क्योंकि उसके पास पावर है, वो नोटिस दे सकते हैं। अगर आपने अंडर डिक्लेयर किया है, शार्ट है, नॉन पेमेंट है, शार्ट पेमेंट है, इनएडमिसिबल क्लेम कर लिया है, तो उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। एक्सेसिव रिफंड कर लिया तो उसको डिसअलाउ कर सकते हैं। फ्रॉड है तो उसको मैनेज कर सकते हैं। सारी पावर तो है उनके पास, लेकिन ये फिर फिक्स करने की क्या ज़रूरत है। इसीलिए जब पावर है तो फिक्सेशन जो है उन पावर की और जो रेमेडी प्रोवाइडेड टू द टैक्स पेयर या डिटर्मिनेशन बाय द हायर फोरम है, वो तो फिर डिफीट हो जाएंगी सारी। तो इसलिए वो फिक्सेशन जो है वो कोई भी करेंगे या प्रोसीजर करेंगे तो वो प्रोसीजर तो आप चैलेंज कर सकते हैं ना। जब इससे कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो जब वो नहीं करेंगे तो आप रिट कर सकते हैं ये फिक्स ख़त्म है या इतना एक्सेस ले लिया, ये मेरा रिफंड किया जाए, ये लॉ है, कोर्ट इंटरप्रेट करेगा तो उसके मुताबिक होगा। हाँ फिर होगा वो उन्होंने सारे रेट शेड सब कुछ फिक्स कर दिया हुआ है, तो अब फिक्सेशन जो उनकी पावर में नहीं है। लेकिन जब भी आप ऑनलाइन भी फाइलिंग करनी है तो रेट फिक्स करना, क्वांटम डिटर्मिन करना, वैल्यू डिटर्मिन करना, ये उनके पावर में नहीं है। ये तो एक टैक्स पेयर ने क्वांटम कितनी क्वांटिटी है, क्या वॉल्यूम है, क्या वैल्यू है, क्या रेट लगाना है, मेरा एग्जाम्प्ट में है, वो कहे नहीं मैं तो लगाना है, मैं तो फिक्स कर दिया सारा एग्जाम्पशन में, हम तो देते नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जो है, या जीरो रेटिंग है, मेरा रिड्यूस रेट है, वो फिक्स कर दे, नहीं हमने सारा ही लेना है। तो मेन एग्जांपल इसकी वो 846 है जिसको वो फिक्स कर रहे हैं, आप वो अलाउ ही नहीं करता यस नो सिलेक्ट करने। वही ना, ये फिक्सेशन या फार्मूला फिक्स करना, ये वैसे ही फंडामेंटल जो लॉ है या चार्जिंग सेक्शन है इसके मुनाफी है, ठीक है ना। वो तो भाई फंसे हैं जब आपके कोर्ट इंडिपेंडेंट हों, तो इस तरह की चीज़ों को जो लॉ को या उनकी पावर को डिफीट कर रही हूँ, अब कोर्ट की पावर ही डिफीट है ना, जो पावर, तो इसको तो इमीडिएटली कोर्ट को चाहिए, उनको ये ख़त्म करें, क्योंकि मेरे पास केस आना है, तो जब आपने सारा कुछ ले लेना तो मैंने क्या डिसाइड करना है भाई फिर। तो इसलिए कोर्ट भी हमारे ऐसे ही हैं, फिर ऐसे ही चलता है काम। बस स्टे उस पर स्टे हुआ है, अभी कोर्ट ने स्टे कर दिया हुआ है। ये SCU जो आया था कि इनएडमिसिबल है, जो 60% 40% है, वो आपका इनएडमिसिबल है, तो कोर्ट ने वो स्टे कर दिया हुआ है, ठीक। लेकिन अभी रिटर्न्स तो वो सारी कर रहे हैं उसी तरह। लेकिन ना रिटर्न को नहीं डायरेक्शन दी, तो असल में डायरेक्शन तो उधर देनी चाहिए ना कि रिटर्न में एडिटेबल करें। अब वो फिर उसी उधर तो कह दिया कि ना लें, लेकिन वो रिटर्न तो फाइल नहीं कर सकते आप जब तक रिटर्न की डायरेक्शन नहीं होगी कि रिटर्न चेयरमैन FBR उनको डायरेक्शन दे भी, प्रणाल वालों को चेयरमैन को दें और प्रणाल वालों को कि इसमें सारे फार्मूले एडिटेबल करें। आप ठीक है आप भी लगाएं, लेकिन टैक्स पेयर अगर समझे कि आपसे डिसएग्री करता है ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ वो स्टैच्यू या रूल रेगुलेशन, तो उसको राइट दें कि वो आप अपना उसके मुताबिक करें। अगर आप उससे एग्री नहीं करते तो आपके पास पावर है शो का नोटिस देने की, ऑडिट की करने की है, कंट्रावेंशन बनाने की है, सेक्शन 11 है उसमें नॉन लेवी शार्ट या जो भी है, तो उसके मुताबिक आप बना लें, उसे ले लें। फिर कोर्ट आगे कमिश्नर अपील है, कोई ट्रिब्यूनल है, कोर्ट है, वो टर्म कर देंगे। अगर बनेगा तो वो दे देगा, नहीं बनेगा आपकी इंटरप्रिटेशन सही होगी तो आपकी मान लेगी, उनकी होगी तो उनकी मान लेगी। लेकिन आप पहले फिक्स कर दें और कहें ये लें, इट मीन इट इज ए रिकवरी प्रायर टू एडजुडिकेशन। जो फंडामेंटल आपका राइट है कि पहले एक चीज़ को एडजुडिकेट करें और फिर उससे टैक्स लें, तो ये तो एडजुडिकेशन की मुनाफी है कि आप पहले ले लें, मैंने एडजुडिकेट भी नहीं करना तो इतने इतने % दे दें, जैसे आपने समझा उसी तरह। तो इसीलिए ये बेसिक जो राइट है एडजुडिकेशन का, कि कम अज़ कम एडजुडिकेशन के लिए भी राइट है, अपॉर्चुनिटी का, फेयर ट्रायल का, ड्यू प्रोसेस का, ये तो सारा ही फिर वो डिफीट कर दिए ना। एडजुडिकेशन आया ही ना, शोकाज नोटिस ना कुछ भी नहीं, ना ऑर्डर ना कुछ, ऐसे ही सब कुछ पहले ही सब कुछ ले लिया। जब पहले ही सब कुछ ले लेना है तो फिर ला की क्या जरूरत है, खुद ही फिक्स कर ले, खुद ही कहें जी फाइल करें और दे दे, बस काम खत्म। यहीं पे अगर इंटरप्रिटेशन भी इनकी वो जो है वो डिस्कस कर दे इसी से रिलेटेड। अच्छा चलो, जो क्लैरिफिकेशन है इसमें से एक सजेशन दी जा सकती है, जो अगर 60% वाला है उसको एडिटेबल कर दें, लेकिन बाय डिफॉल्ट उसको 60% के ऊपर ले लें। अब अगर किसी ने और कुछ किया होगा 60% के अलावा,
तो वो उनकी लॉ सजेशन तो बड़ी हैं, लेकिन वो सजेशन तो सारी चीज़ें एडिटेबल करना नहीं मानते ना, जब तक कोर्ट या कहीं से डिडक्शन नहीं आएंगी। तो अभी इस पे क्लैरिफिकेशन आई है इसी पे, तो क्लैरिफिकेशन को पहले हम पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा जी जो 60% आपका डिसअलाउ हो गया, 40 अलाउ किया तो 60 में फॉर एवर गया। और उसमें 2 सिनेरियो उन्होंने दिया है। एक सिनेरियो दिया है वो कि जो STU 1 में था और उसने एक्सक्लूजन के लिए अप्लाई किया, तो एक्सक्लूजन में वो 2 किस्म थे रिटेलर थे। एक वो जो 1 टायर में फाइल ही नहीं करते, एक वो थे जो फाल करते हैं और इंटीग्रेट नहीं किए। जो उन्होंने कहा फाल ही नहीं करते थे, जब आपने एप्लीकेशन दी एक्सक्लूजन की और कमिश्नर ने उसको एग्जामन किया, एग्जामन करने के बाद उसने समझा कि वाकई नहीं आप करते, तो उसने आपको एक्सक्लूजन दे दिया। तो उस सिचुएशन में जो आपका ड्यूरिंग दैट टैक्स पीरियड जो आपका 60% नहीं था, तो वो फिर अलाउ हो जाएगा उनके, उसका तो क्योंकि बनता है, क्योंकि पहले से ही वो अलाउेबल था ड्यू टू इंक्लूजन इन द लिस्ट, तो आपको डिसअलाउ हुआ था, तो इसलिए वो तो कैरी फॉरवर्ड और रिवर्स ऑनवर्ड वो तो सही नहीं है, वो तो क्योंकि पहले भी उसको डिसअलाउ किया है डिपार्टमेंट, तो वो सही नहीं किया, तो ओरिजिन से ही वो जो है वो इंटाइटल था, और इंटाइटल था तो बाद में भी उसकी रेस्टोरेशन होनी चाहिए, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं रहे और आगे क्लेम कर ले। क्लियर जी, वो इसकी तो ये सिनेरियो दिया। और दूसरे का सिनेरियो ये दिया उनके जी, वो क्योंकि आपने 60% रिड्यूस हो गया, तो रिड्यूस हो गया तो वो आपने क्योंकि उन पीरियड में जिन जिन पीरियड में आप इंटीग्रेटेड नहीं थे, तो उनमें 60% आप कैरी फॉरवर्ड करके वो नहीं कर सकते, आप क्लेम नहीं सकते। इसलिए जिस महीने में आप हुए हैं और प्रीवियस मंथ जितने भी थे उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। और ये क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी विद रिगार्ड टू सेक्शन 8B6 के रेफरेंस से। तो ये क्लैरिफिकेशन एक FBR की है, तो FBR की ये क्लैरिफिकेशन जिस तरह वही फिर STGO में भी इसी को ही उन्होंने फॉलो किया। अब 17 आया, पहले ये एक्सक्लूजन आप मैनुअल एप्लीकेशन देते थे कमिश्नर को, तो वो एक्सक्लूडिंग दोनों किस्म की करता था, तो अब उन्होंने STGO 17 दे दिया है। 17 में ऑनलाइन वहाँ टेप भी दे दिए, आप उसको खोलें, खोलने के बाद फिर वो आपको प्रेस का एक फॉर्मेट देगा, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन ब्रांच है, जितनी भी आपकी ब्रांचेज हैं उनके पार्टिकुलर्स हैं, कोड हैं, वर्जन है, वो इन्फॉर्मेशन देंगे। साफ हर ब्रांच के वो इनवॉइस जो है वो भी उसी पैटर्न पे हैं कि नहीं, उनकी भी कापियाँ लगाएंगे, एविडेंस लगाएंगे, फिर आप उनको भेज देंगे। उसके बाद फिर वो कमिश्नर जो है वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करके फिर वो आपको अलाउ या डिसअलाउ करेगा। तो वो फिर उसमें भी यही है कि ये आपको जो उस पीरियड में है वो आपको नहीं मिलेगा, ये इस क्लैरिफिकेशन में। तो आगे हम इसको साथ ही हम देख लेते हैं कि इस पे लॉज भी हैं। आगे देखो एंड पे वो बच्चे ने रखे होंगे, इसको पढ़ लेते हैं पहले। नहीं, उसने बच्चे ने एक इंडेक्स बना के रखा हुआ, केस लॉज रखे हुए। हाँ, 8B के ये 2019-120 है, वकास इंटरप्राइज वर्सेस CIR, ये ट्राइब्यूनल का है। इसमें उन्होंने कहा जी क्योंकि इनको रिफंड मिलना है तो इसलिए इससे एट द मैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज ले लिया जाए। प्रिंसिपल अमाउंट क्योंकि अगर नहीं भी दी तो जिस डेट को इन्होंने क्लेम किया है एक्सेस और जिस डेट तक चला है 1 साल बाद रिफंड मिलना था, तो उस पीरियड का एट द मैक्स डिफॉल्ट सरचार्ज बनता है। प्रिंसिपल अमाउंट इससे रिकवर नहीं हो सकती, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट डिसअलाउ करना वो ठीक नहीं है। तो इसमें ये होल्ड हुआ। उसके बाद फिर मलक इंटरप्राइज में भी ये हाई कोर्ट ने किया। फिर हमने एक फाइल की ICA, तो ICA में उन्होंने पेनल्टी भी सारा कुछ ख़त्म करके वापस भेज दिया, उनके दोबारा देखें। और इस जो ICA समाद पाइप में ये सुप्रीम कोर्ट में भी गया है, तो अब सुप्रीम कोर्ट में भी पिछले दिनों को हियरिंग हुई है, तो वहाँ यही होल्ड किया है एट द मैक्स आपको डिफॉल्ट सरचार्ज, वो भी दोबारा वो डिफॉल्ट सरचार्ज के अपने पैरामीटर है, मिंजरिया है, एक्टस रियर है, डिफॉल्ट है, विलफुल है, कोई लॉस ऑफ रेवेन्यू है नहीं है, तो वो सिचुएशन देख के उसके मुताबिक अब ऑटोमेटिक नहीं है, डिस्क्रीन की पावर है, तो उसके अपने रूल रेगुलेशन है, तो उसके मुताबिक एट द मैक्स उसकी प्रोसीडिंग हो सकती है, इंडिपेंडेंट प्रोसीडिंग हो सकी। तो और वो वाला जो है आपका जो इनएडमिसिबल है वो आपसे रिकवर या प्रिंसिपल अमाउंट दोबारा रिकवर नहीं हो सकती, क्योंकि रिफंड के सिनेरियो हैं। तो इसी सिनेरियो में ये वाला क्योंकि हमारा है,
तो इसमें उन्होंने हेल्प कर दी है कि ये परमानेंट डिसअलाउड नहीं है, बल्कि आगे आपको रिफंड मिल रहा है। दूसरा वैसे भी सेक्शन जो 8B है वो रजिस्ट्रेशन वाला है, और उसके जब सब सेक्शंस हों तो उसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है कि हर सब सेक्शन जो एक दूसरे पे लाइट थ्रो करता है, तो एज ए इंटीग्रल होल इंटरप्रेट करते हैं। तो ये क्योंकि एज ए इंटीग्रल होल हम इंटरप्रेट करें तो ये फॉर द टाइम बीइंग रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेटर ऑन जितना भी होगा, क्योंकि अभी वो क्लेम उसने किया है तो आपने दिया तो नहीं है ना, तो आप दिया भी नहीं है, आप डिसअलाउ भी कर दें और फिर दोबारा उससे ले लें, उसके कहें इतनी अमाउंट और भी दें, तो क्लेम हो अलाउ आप कर दें, फिर हो तो फिर उस पर आप अदरवाइज हो सकता है। तो ये तो कैरी फॉरवर्ड करके आगे रजिस्ट्रेशन है, फार्दर टीम हो गई और उतने पैसे उसने दे दिए आपको जब 60% आपने नहीं क्लेम करने दिए तो उसने पैसे भी तो दिए हैं ना आपको, ठीक है, उतनी अमाउंट दे दी फॉर द टाइम। इसका मकसद भी ये था कि लोग हमेशा ड्यू टू फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस की वजह से इनपुट ज़्यादा क्लेम करते थे और आउटपुट कम करते थे, या स्टॉक कैरी ओवर का प्रोसेस करते थे, सेल डिक्लेयर ही नहीं करते थे। उसको मैनेज करने के लिए इन जजमेंट में ये सारा कुछ मेंशन है, तो उनको मैनेज करने के लिए तो लेजिस्लेटर ने 10% के मिनिमम 10% तो आप दें ना, वैल्यू एडिशन जाए, तो इसलिए आप इनपुट जो है आगे कैरी फॉरवर्ड कर लें, क्योंकि वो इनपुट आगे हम देखते हैं कि इनपुट के क्या स्टेटस क्या है, तो वो 7 में देखते हैं। तो ये इन केसेस में ये होल्ड हुआ है। तो वैसे भी जो है जो आगे नेक्स्ट वाला जो 7 वाले में देख लें, ये इनपुट टैक्स जो है ये भी 7 के रेफरेंस से डिसअलाउ हुआ है, तो इसके डिफरेंट केस ला हैं। इनकम टैक्स इज ए ट्रस्ट विद द स्टेट एंड डिसअलाउ एंगेज द पर्पज एंड वैट स्कीम ऑफ दैट एंड आल्सो डिस्क्रिमिनेटरी। इसमें ये कि ये एक किस्म का ट्रस्ट है विद द स्टेट, इट इज़ ए ट्रस्ट टिल और प्रॉपर्टी ऑफ द टैक्स पेयर टिल इट एडजस्टेड और रिफंडेड, उस वक्त तक प्रॉपर्टी रहती है। उसके बाद डिसअलाउ इनपुट टैक्स इन द प्रेजेंस ऑफ कंप्लायंस ऑफ 73 इज डबल टैक्सेशन एंड अनलॉफुल, कि अगर आपने 73 क्रॉस चेक दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, तो ये आपकी डबल टैक्सेशन है, ये इनमें होल्ड हुआ है। उसके बाद रिस्टोरेशन ऑन द क्लेम ऑफ इन द प्रेजेंस रियल टाइम इनवॉइसिंग वेरिफिकेशन सिस्टम, जब रियल टाइम में को खुद ही FBR वेरीफाई करता है, वेरीफाई करके आपको अपलोड करता है, आप डाउनलोड करते हैं, तो फिर इसमें इंटरफेरेंस तो टैक्स पेयर की है नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी वो जो है। उसके बाद है प्रजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच टू द ऑफिशियल रिकॉर्ड, जो इनवॉइस है, रिटर्न्स हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है, तो इनको ट्रुथ इज अटैच टू द प्रजम्पशन, लेकिन अनलेस वो रिबटेड और क्रॉस अब ना किया जाए। उसके बाद वेयर सप्लायर इज ऑन द एक्टिव, जब सप्लायर जिससे हमने माल खरीदा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, एक्टिव है, सब कुछ है, तो उस सिचुएशन में उसका डिसअलाउ करना जो है वो, या उसके खिलाफ प्रोसीडिंग लें, ये लें, या उसकी एक्टिव के बाद अगर हमने लिया है तो फिर उसको डिसअलाउ करें, अदरवाइज वो डिसअलाउ नहीं हो सकता। उसके बाद एलिगेशन ऑफ टैक्स फेयर ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन विदाउट डिस्चार्जिंग बंडल स्टैंडर्ड ऑफ, इसमें हलाल की बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, जिसमें होल्ड किया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है स्टैंडर्ड का इनिशियल बर्डन जो है टैक्स पेयर पे नहीं है, डिपार्टमेंट के, वो प्रूव करें कि कैसे है, बाकी वो सारी कंडीशनें करें, तो उसके मुताबिक अजम्पशन पर सब्सिडी से। दूसरा सेक्शन 3 का सबसेक्शन 3 है, वो ये कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सप्लायर पे है, बायर पे तो नहीं है, तो उस सिचुएशन में अनलेस को नोटिफिकेशन ना हो, शिफ्ट ना की हो, तो उस पर नहीं हो सकती। उसके बाद ये रूल्स आर सबसर्वेंट या स्टैचू, ये रूल्स के रिलेशन से rules and in case of inconsistency rule is ultra vires SU is internal administrative order and not subordinate legislation, neither binding on the registered person nor on the quasi and judicial authority, किसी पे बाइंडिंग नहीं है। तो ये ना कोई कंडीशन अपोज एडिशनल कंडीशन जो स्टैचू में नहीं है, ना रूल कर सकते हैं, ना SRO कर सकते हैं, ना SGO कर सकते हैं। इसमें ख्वाजा इसका बेटा रिप्रोड्यूस भी था कहीं, इसमें जो सूफी स्टील है ना, ये विद रेफरेंस टू SU है, सूफी स्टील जो है ये रिप्रोड्यूस भी तक कहीं था। ये कहाँ से बेटा उठाए थे आपने? वो लेटर में थे। हाँ हाँ बेटा एक लेटर था, उसमें रिप्रोड्यूस थे इनके पहले, वो किस लेटर इधर पड़ा होगा किसी का, आपने खोला हुआ था वहीं कुछ,
हाँ तो लेटर खोल के दे दें, क्योंकि ये हमारा रेलेवेंट है, इम्पॉर्टेंट है, लोगों ने जाना भी है, तो इसको फिर आगे ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन रिपोर्टेड जजमेंट 2005 ऐसे नंबर 186 टाइटल ख्वाजा laid down following binding ratio on the subject of subordinate legislation. It is well recognized principle of interpretation of statute that if the rules framed under the statute are in excess of provision of the statute or in contravention of inconsistent of such provision, then those provisions must be regarded as the ultra vires of the statute and cannot be given effect to. तो ये डिफरेंट जजमेंट्स इंडियन ये वो दी हुई हैं. ए रूल मेकिंग बॉडी कैन नॉट फ्रेम रूल इन कन्फ्लिक्ट विद आर डेरोगेशन ऑफ सब्सटेंटिव प्रोविजन ऑफ द लॉ. जो मेन चार्जिंग या सेक्शन है उससे अंगेज नहीं बनाए जा सकते. अंडर विच द रूल आर फ्रेम. नो डाउट दैट रूल मेकिंग अथॉरिटी हैज़ बिन कन्फर्ड अपॉन द गवर्नमेंट, बट द ए रूल विच द रूल मेकिंग अथॉरिटी हैज़ पावर टू मेक विल नॉर्मली बी डिक्लेयर इनवैलिड ओनली ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड. नंबर 1, bad faith, that is to say that power interested for one purpose are deliberately used with the design to achieve another itself unauthorized actually forbidden. या इस पर्पज़ के लिए कलरेबली यूज़ किया जाए उसको, तो उसके लिए रूल फ्रेम किया जाए, तो दैट इट शोज़ ऑन इट्स फेस a misconstruction of enabling act or failure to comply with the condition prescribed by the act. जो उधर कंडीशन है उसके अगेंस्ट टू फॉर द एक्सरसाइज ऑफ पावर एंड दैट इज नॉट कैपेबल बीइंग रिलेटेड टू एनी ऑफ द पर्पज मेंशन इन द एक्ट. पर्पज के ही खिलाफ हो तो वो भी नहीं है. उसके बाद नीचे it is also pertinent to note that imposition of additional condition by the subordinate legislation are unlawful as the rules are progeny and subservient of that. मतलब ये बच्चा है उसका स्टैचू का, तो इसलिए उसके एंगेज नहीं जा सकते जो रूल रेगुलेशन है. एंड कैन नॉट ओवरराइड एंड प्रिवेल अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट एंड लायबल टू गिवन यील्ड टू द प्रोविजन ऑफ द स्टैचू. रिलायंस ये वो समी ये अभी जजमेंट आई है. The principle of delegation legislation are very clear and hardly require any reiteration. They are intended to enforce law and not to override it. In brief, they entitled to delegate to carry out the mandate of the legislator either by framing rules or legislation which translate and apply substantive principles of law set out in the parent legislation or by recourse to detailed administrative direction and instruction for the implementation of the law. It is now well settled established principle of interpretation of statute that rules which are merely subordinate cannot override or prevail upon the provision of parent statute. Now, if there is any conflict between the statute and the subordinate legislation, it does not require elaborate reasoning to firmly state that the statute prevail over the subordinate legislation, and by law, if any in conformity with the statute, in order to give effect to the statutory provision, rule or bylaw to be ignored. The statutory provision has precedent and must be complied with. Rule which comes in conflict with the main enactment has to be given way to the provision of the act. Rules were meant only for the purpose of carrying out purpose of the act, and they could not take away any what is confirmed by the act or whittle down its effect. उसके बाद आगे ये सूफी वाला ये सवाल जो असल रेलिवेंट दोस्तों का भी है, जो 86B है उसमें जो रिड्यूस वाला वर्ड यूज़ किया गया, हम रूल को क्लैरिफिकेशन को साइड पर रखते हैं, तो क्या उससे कि ये जो एक्ट से निकलता है कि ये हमें आइंदा नहीं निकला. एक पहली बात तो अभी आपने पढ़ा था उसमें लिखा हुआ था, दोबारा खोल लीजिए उसको. 86B खोलें जी के साथ ये सर खुला. In case of a tier 1 retailer does not integrate his retail outlet in the manner as prescribed under section 1 during a tax period or part thereof, the adjustable input tax for the whole of the tax period shall be reduced by 60%. अब उस माह में जो क्लेम है वो 60% से रिड्यूस किया जाएगा. यहाँ देखें, जहाँ एम्बिग्युइटी हो, यहाँ इनकन्सिस्टेंसी हो, अबसर्डिटी हो, यहाँ एक्सप्रेसली डिसअलाउ तो किया ही नहीं गया.
उस महीने में क्लेम कम किया गया है कि उसमें आपने जो क्लेम किया है वो आपको 60% आप रिड्यूस कर दिया जाएगा। ये समझ लें कि जितना आपने कम किया है उतना आपने टैक्स वैसे कैश दे दिए, तो ये आगे कैरी फॉरवर्ड होके अगला में चला जाएगा। तो यहाँ इससे आगे अगर होता कि वो जो 60% है दैट विल बी कंसीडर या अदरवाइज इनएविटेबल, फिर तो ठीक था। यहाँ तो लॉ ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि वो आप आगे क्लेम नहीं कर सकते या वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता। तो कैरी फॉरवर्ड के आगे है सेक्शन 10 भी है कि जो आपका एक्सेस होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, या आपका 10% आप देंगे तो वो भी तो आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो इसी सेक्शन में पीछे है कि आपको 10% की रिस्ट्रिक्शन है, तो उस पर आप वो 10% जो है 90% वो है आउटपुट टैक्स, ये इनपुट टैक्स का इटसेल्फ है, ये भी फर्क है इसमें। तो और साथ ये वर्ड लिखा हुआ है एडजस्टेबल, तो ये सारा का सारा ही एडजस्टेबल है। तो एडजस्टेबल है तो क्लेम पे रिस्ट्रिक्शन है कि फॉर द टैक्स पीरियड दैट पीरियड में आप क्लेम जो है वो आप 60% से रिड्यूस कर देंगे। तो इट मीन आप 60% बाकी 40% क्लेम करेंगे, ये 60% आगे चला जाएगा और फिर हो सकता है अगले में मिल के फिर आए, फिर आप 60% आगे भेज दें, फिर अगले में आए, फिर आप भेजते जाएं। इसी तरह अनलेस एंटिल आपकी इंटीग्रेशन नहीं होगी तो वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा तो फिर आगे क्लेम होगा। दूसरा सिनेरियो में अगर देखें हम शुरू बिल्कुल भी नहीं क्लेम करते, 6 माह तक तो 7 सेक्शन में हम क्लेम कर सकते हैं ना, किसी भी इनपुट टैक्स को हम 6 माह तक कर सकते हैं। तो हम 6 माह इंटीग्रेट नहीं है तो हम बिल्कुल 1 रुपया भी क्लेम नहीं करते, हम 6 मंथ में सारा करते हैं। तो यहाँ हम टैक्स देते रहते हैं, ठीक है। तो 60% रिड्यूस तो नहीं होगा, तो अब 6वें महीने में देंगे तो इंटीग्रेटेड होगा, तो इंटीग्रेटेड होगा तो सारा का सारा क्लेम होगा, ठीक है। इसलिए ओवरऑल लॉ जो है दैट शुड बी इंटरप्रेटेड एज ए होल। जब लॉ प्रोवाइड करता है प्रोविजन फॉर 6 माह तक, दूसरा कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ का की करता है, और दूसरा आपको रिफंड की प्रोविजन भी देता है, और ये सेक्शन फॉर द टैक्स पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। वहाँ भी क्या है, फॉर द टैक्स पीरियड आप 90% क्लेम करेंगे, ये नहीं कि अगले महीने में वो आप कर ही नहीं सकते। तो अगले महीने वाला कैरी फॉरवर्ड या तो लिखा हो कि अगले महीने में आप ये कैरी फॉरवर्ड, इस पर बंदी नहीं है, यहाँ लिखा है कि कैरी फॉरवर्ड पे बंदी है, डिसअलाउंस भी नहीं लिखा और कैरी फॉरवर्ड भी नहीं लिखा। या तो डिसअलाउ लिखा हो या इसको लिखा हो सेक्शन 8 में कि ये जो आपने आपको रिड्यूस किया है वो आपका डिसअलाउ होगा, जितना आपने 60% जो है जो ड्यू टू नॉन इंटीग्रेशन की वजह सेक्शन 8 में लिख दिया जाए कि वो डिसअलाउ होगा। अनलेस एंटर सेक्शन 8 में नहीं लिखा जाता, कैरी फॉरवर्ड पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जाती और सब्सिक्वेंट एडजस्टमेंट पे बंदी नहीं लगाई जाती, तो उस वक्त तक ये एडमिसिबल है, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, रिफंड कर सकते हैं। वैसे भी जहाँ डिबेटेबल हो, राइट को अफेक्ट करता हो और चार्जिंग वर्सेस ये वाली सिचुएशन हो, राइट का टेल कर रहा हो, तो वहाँ जो इंटरप्रटेशन है वो फेवरेबल पूरा टैक्स पेयर की जाती है। तो इसमें राइट है उसका 60%, ये तो एक किस्म की कन्फिस्केटरी एक्सप्रोप्रिएटरी है, फंडामेंटल राइट है कि आप एक दफ़ा पीछे दे के आए, पीछे तो यही टैक्स दे के आए, दोबारा फिर वही दे, ठीक है। तो वो ये तो एज ए टैक्स जो टैक्स पेयर है, रजिस्टर्ड पर्सन है, टैक्स कलेक्टिंग एजेंट ऑफ द स्टेट है, ये ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट टैक्स कलेक्ट करता है और उसको जमा करा देता है। और पीछे जो दिया होता है, अभी हमने पढ़ा ना, ट्रस्ट ऑफ द स्टेट है, पीछे से जो परचेजर है उसको दिया, आगे से जो परचेजर है या अल्टीमेट उससे टैक्स दिया, पिछले वाला लेस करके बाकी स्टेट को दे दिया। इट इज सर्विंग टू द स्टेट। आप सर्विंग टू द स्टेट को पिनलाइज नहीं करना चाहिए कि आप हमें सर्व भी कर रहे हैं, कलेक्ट भी कर रहे हैं, रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हमें दे भी रहे हैं, तो आप पे बर्डन डाला है तो 60% भी आप दे दें। तो इसलिए लिबरली भी कंस्ट्रूड होना चाहिए। तो वैसे इसी बेसिस पे वो मलक वाला जो वो केस मैंने दिए हैं या स्मद वाला है, या उसमें यही कहा है कि ये वाली अमाउंट जो है ये, बल्कि डिसअलाउड उन्होंने वो 10% क्लेम किया था, उनका ये भी नहीं आप ले सकते, क्योंकि सब्सिक्वेंटली आपने ये रिफंड ही करना है या कैरी फॉरवर्ड ही करना है या रिफंड ही करना है, तो आप अब लेंगे तो फिर वापस करना पड़ेगा। तो इसलिए उसको उसमें डिफॉल्ट सरचार्ज या डिपार्टमेंट से उसकी परमानेंट डिसअलाउंस में जा रहे हैं ना, इसके तो रिफंड की बात ही नहीं करता ना, वही था परमानेंट, तो डिफरेंट हो गया ना 81B के लिए, लेकिन वो इसी का ही पार्ट है ना। इसमें तो सेक्शन 8B2 स्पेशली रिफंड के लिए दे दिया गया है उसमें ना, सही है, सही है, ठीक है। लेकिन इसके लिए रिफंड का सेक्शन नहीं है, एक बार एक सेक्शन नहीं है, दूसरा सेपरेटली डिसअलाउइंग भी नहीं है, ये दो भी नहीं है। अब इसलिए मैंने कहा ना ये कंफ्यूजन क्रिएट है, रिड्यूस बाई 60%, आगे बंद है,
ठीक है ना। आगे इंटरप्रिटेशन आप कोर्ट ने करनी है कि अगला ये डिसअलाउड है या कैरी फॉरवर्ड का सेक्शन कौन सा है। 10 देखें, सेकंड टाइम खोलें। Yeah, if the input tax paid by the taxpayer on the taxable purchases made during the year exceed the output tax on the zero rating or local tax made to the excess amount shall be refunded to the register for the later than claim such person subject to such conditions. उसके बाद आगे provided that excess amount supply zero rating export such excess shall be carried forward to the next period along with input tax as is not registerable in term of section 8b and shall be treated as input tax for that period and subject to such condition restriction as may imposed by notification in the official press for the procedure refund of such excess input tax. उसके बाद फर्दर ये सारे इसी के, तो कैरी फॉरवर्ड के 7 में भी है, इसमें भी है। वो कैरी फॉरवर्ड जो है वो ऐसे ही ट्रीट होगा जैसे इनपुट है, ठीक है। अगर जो एक महीने में एडजस्ट नहीं होगा, एक्सेस जो होगा वो अगले में कैरी फॉरवर्ड जाएगा और सो ऑन कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। लेकिन प्रोवाइडेड कि वो एडमिजिबल हो, वो कंप्लाइंस सारी पूरी हो, तो उसके मुताबिक हो तो वो चलता रहेगा। अनलेस सर उस पर पाबंदी ना लगाई जाए या रूल में या इसमें या सेक्शन 8 में, तो उस वक्त तक होगा। तो इस तरह ये एक डिस्प्यूटेड क्वेश्चन होगा, तो इंटरप्रिटेशन जो है कोर करे स्पेशली उन्होंने कहा 8B1 का जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर वो देख रहे हैं ना 8B1 का, तो 8B6 का कैरी फॉरवर्ड के बारे में तो इसमें नहीं आ रहा ना कोई। हाँ, तो इसमें डिसअलाउ भी तो नहीं आ रहे ना, डिसअलाउ भी नहीं आ रहा। हाँ, वो भी उसमें इसमें, क्योंकि ये पुराना ला है, ये नया ऐड किया है, तो नया वो जैसे 10 नहीं है उधर, तो क्यों अभी यहाँ पे वो सब सेक्शन ना होता और सेक्शन प्रोवाइडेड के सेक्शन सप्लाई जीरो एक्सपोर्ट कि ये 8B पूरे का पूरा along with input is not registered in terms of subsection 8b and shall be treated as input for the period and refund subject। उसके अलावा भी अगर रिफंड भी हो आपका, तो वो भी आप एडजस्ट करवा सकते हैं ना। वो मैंने पहले कहा कि जो भी आपने टैक्स पे किया हुआ है वो आपका इनपुट टैक्स ट्रस्ट है विद द स्टेट, वो करंट आपके पास सेक्शन 7 में पावर दी गई है कि आप विद इन 6 मंथ तक क्लेम कर सकते हैं। तो आप जहाँ चाहें क्लेम कर सकते हैं। जो क्लेम करेंगे तो 60% से रिड्यूस होगा। अगर आप क्लेम नहीं किया, अगर सपोज आप आधा से भी कम करते हैं तो आप नहीं क्लेम करते तो फिर 60% तो रिड्यूस तो नहीं हुआ। शुरू में ऐसा ये प्रैक्टिस की है। हाँ भाई, मैं क्लेम ही नहीं करता, मैं पैसे दे देता हूँ जब तक इंटीग्रेट है, तो फिर तो डिसअलाउ होगा, फिर नहीं होगा। क्लेम उस मंथ में जारी कर रहे हैं ना, वही ना, जस्ट क्लेम करने की वजह से बिल्कुल ख़त्म नहीं एक राइट हो सकता ना। इससे ये इन्फर हुआ, देखिए ना, क्लेम करने सर उस पे नहीं, सर ऐसा नहीं है सर। वो दूसरा इसी क्लैरिफिकेशन का सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि अगर आज आप 19 मई को इंटीग्रेट होंगे तो मैं मई के रिटर्न में आपको इफेक्ट नहीं दूंगा, मैं जून के रिटर्न जो आपने जुलाई में सबमिट करनी है, हाँ उस अगले में दूंगा। वो तो क्लैरिफिकेशन, वो तो सारी प्रो रेवेन्यू है ना। तो देखें बात ये है कि वो तो सारी कह रहे हैं कि हम देंगे ही नहीं, परमानेंटली डिसअलाउड है। तो ये कि अगर सिनेरियो को एज ए होल लॉ को देखें तो सेक्शन 7 कह रहा है कि आप 6 महीने तक क्लेम कर सकते हैं। एक बंदा सपोज आधा क्लेम करता है, वो कहता है उतना कर रहा है, वो कह रहा है यार 60% में मैं कैश दे देता हूँ, 2-3 माह इंटीग्रेट हो जाएगा, सारा क्लेम कर लूँगा। तो जब उसको अगर आप डिसअलाउ नहीं कर सकते, आपके पास लॉ इजाज़त नहीं देता, तो जस्ट क्लेम करने पे ऐसे आप कैसे कह सकते हैं ये ख़त्म हो गया। वो ट्रस्ट को आप डिफीट इस जस्ट क्लेम करने पे, आपने क्लेम क्यों किया इस बेसिस पे हम ख़त्म कर दें। तो लॉ को एज ए इंटीग्रल होल हम स्टडी करें, तो 8 सेक्शन को 7 को इसको, तो जस्ट मेरे क्लेम पे आप उससे पैसे ले सकते हैं रिड्यूस करके, उसका जो उसने कैरी फॉरवर्ड किया वो ख़त्म नहीं कर सकते। ये तो ट्रिपल टैक्सेशन हो जाएगी। एक उसने पहले उसको दिया, फिर आपको भी टाइम पे कह दिया, दूसरा वो आपका आप दे भी नहीं रहे, आप फिर आगे भी उसके एडजस्टमेंट से ट्रिपल टैक्सेशन, वही डबल टैक्सेशन पहले ही था। इवन डिसअलाउइंग जो है वो भी डबल टैक्सेशन है, क्योंकि आपने वहाँ दिया और फिर आप इनको फिर दें, तो वो उस पर भी ऑलरेडी केस ला है। तो
इसलिए वो जो ओवरऑल सिनेरियो में ये कन्फिसिकेटरी है, फंडामेंटल राइट है। एक उसने टैक्स दिया हुआ है, उसको कन्फिसिकेट करना या उसको स्नैच करना या कन्फिसिकेट करना या फोरफीट करना, ये लॉ में इजाज़त नहीं। बहरहाल ये कोर्ट इंटरप्रेट करेंगे, उन्होंने तो अपनी कर दी। अच्छा, इसी को चैलेंज किया है तो कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। सर कोर्ट में किन किन ग्राउंड्स पे चैलेंज हुआ है, यही और कि क्या हम उस पर समझ सकते क्या सिनेरियो? उसमें दोनों यही है कोर्ट में। ये एक तो ये थ्रू क्लैरिफिकेशन FBR के पास थ्रू STUO या रूल ऐसी कोई पावर नहीं है कि इस लॉ को इंटरप्रेट करे। ये सेंट्रल इंश्योरेंस में 1993 इधर होगा केस लॉ बेटे, देखिए होगी मैं बता दूँ। एक तो ये इधर सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है 1993 सेंट्रल इंश्योरेंस, तो उसमें स्टेटस ऑफ सर्कुलर या SRO या उसकी एक सूफी वाली है। सूफी वाली में जो मेन होल्ड हुआ है कि ये जो STU हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर आपस की डायरेक्शन है। ये जो ना तो टैक्स पेयर पे बाइंडिंग है, ना टैक्स पेयर पे ये राइट को या लाइबिलिटी को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते, ना ही कोई एडजुडिकेशन अथॉरिटी जो है आपकी जब आपको नोटिस देके काम कर रहा है या डिसअलाउ करता है या कमिश्नर अपील है या ट्रिब्यूनल है या हाई कोर्ट है, उसमें इसका कोई रोल है ये अफेक्ट नहीं करे। इंटरनल गवर्नेंस पर्पज़ के लिए ये जो STUs होते हैं। बाकी रूल के मतलब मैंने पहले कहा कि रूल जो भी कोई कंडीशन या कोई लगाता है जो अदरवाइज़ लॉ में ना हो तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होती। स्टैचू में कंडीशन हो तो उससे राइट अफेक्ट होती है, क्योंकि ये लेजिस्लेटर की पावर है। लेजिस्लेटर राइट पे कंडीशन, लिमिटेशंस, रिस्ट्रिक्शन वो लगा सकता है, और जो लेजिस्लेटर ने नहीं लगाई वो सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटर जो है वो उसको नहीं लगा सकता। या दूसरा कि राइट सेंट्रल इंश्योरेंस ने FBR ने एक सर्कुलर के जरिए कोई कंडीशन लगाई थी या कोई चीज़ लगाई थी, तो उसमें उन्होंने होल्ड किया कि ये जो FBR है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ये खुदा जुडिशल नहीं है। खुदा जुडिशल या एडजुडिकेशन अथॉरिटी कौन है? जो DC आपकी असेसमेंट कर रहा है या एडिशनल कमिश्नर है या कमिश्नर अपील है या ट्रिब्यूनल्स है या आगे हैं उन पे, बल्कि वो सेक्शन 72 देखें तो उसमें लिखा हुआ है 72 को कि वहाँ लिखा हुआ है किसकी इनकी हैसियत क्या है। ये जो STU हैं, ऑर्डर हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, डायरेक्शंस हैं, तो ये खुदाए जुडिशियल अथॉरिटी जो है जो जब वो एक्ट इंडिपेंडेंटली कर रही हैं तो उस पर ये बाइंडिंग नहीं होता और ना उनकी पावर में ये इंटरफेरेंस कर सकता है। तो उसी को ही ओवरऑल इंटरप्रेट किया हुआ है। तो इसलिए STO में या क्लैरिफिकेशनों में भी बार बार FBR कह रहा है कि हम परमानेंट डिसअलाउ करेंगे, परमानेंट डिसअलाउ करेंगे। तो परमानेंट डिसअलाउ सिर्फ एक सिचुएशन में हो सकता है, वो सेक्शन 8 जो है ओवर राइटिंग सेक्शन है, उसमें अनलेस सेंट्रल उसमें न लाया जाए। जिस तरह पहले डिसअलाउ को 8 में लगाया गया है, तो वहाँ लिस्ट है ना 8 में, 8 सेक्शन जो है उसमें लिस्ट है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कि ये जो अदरवाइज एडमिसिबल भी हैं तो ये डिसअलाउ होंगे। इस तरह पाबंदी अलाउ की भी, उसके डिसअलाउ भी उसको किया जाए कि जो 60% होगा ड्यू टू नॉन इंटीग्रेशन वो इनएडमिसिबल होगा, तो वहाँ हो गया तो फिर ना कैरी फॉरवर्ड होगी ना क्लेम होगा। अनलेस सेंट्रल सेक्शन 8 स्पेसिफिकली उसके लिए, जब एक ओवर राइडिंग स्पेशल लॉ स्पेसिफिकली किस पर्पज़ के लिए हो तो उसमें लाया जाए। पहले इसी पे सेक्शन 8 को पढ़ें तो उसमें बहुत सी अनवाइज पेमेंट है, फेक है, फ्लाइंग है, पहले नहीं थी। अच्छा, उसके बाद पहले वो भी नहीं थी। खोलें उसको, 8 को। एट बेटा 7 पे 8 हाँ ये 8 ये ओवर राइडिंग है। टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। ऐसा साहब टाइटल देखें, टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। ये जो इसमें लिखे हैं ये टैक्स क्रेडिट अलाउड नहीं, ये इनपुट अलाउड नहीं। इसमें वो लिख दिया जाए कि 40% ड्यू टू
इंटीग्रेशन जो 60% है वो नॉट अलाउड, तो फिर आप हो सकता है, क्योंकि इसमें नहीं है, इसीलिए लेजिस्लेट की इंटेंशन क्लियर है कि वो एडजस्टेबल का वर्ड भी लिखा हुआ है, वो कैरी फॉरवर्ड भी होगा, ऑनवर्ड चलेगा, फॉर द बीइंग रिस्ट्रिक्शंस है। तो इसमें नॉट विद स्टैंडिंग इन दैट रजिस्टर शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू क्लेम और डिडक्ट इनपुट टैक्स पेड ऑन, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। इस पर गुड्स सर्विसेज यूज आर टू यू फॉर एनी पर्पज, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये फंडामेंटल क्लॉज है, इसमें ये सबसे पहले कहती है कि अदर देन जो टैक्सेबल सप्लाई या मेड सप्लाई होगा वो इंडिविजुअल। उसके बाद ये नोटिफिकेशन वाला है कि ना तो वो फेडरल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, या तो फेडरल नोटिफिकेशन उसका कर दे, या इस एक्ट में ले है, या फेडरल नोटिफिकेशन गवर्नमेंट कर दे उसका, कि फेडरल नोटिफाई कर दे, इशू कर दे कि जो 60% से ऊपर 60% है वो इनएडमिसिबल है। तो जैसे नोटिफिकेशन की हुई है फेडरल गवर्नमेंट में, तो फेडरल गवर्नमेंट में वही कैबिनेट में जाए और अप्रूव करे और करा ले, तो फिर वो एडमिसिबल हो सकता है, वैसे वर्डिंग से या इंटरप्रटेशन से नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट है ये गुड सब सेक्शन 5(3) का, वो हर एक सेक्शन इसी तरह इधर वो लिख दे, यहाँ लिख दे 8(6) का वो लिख दे, जैसे ये लिखा है उसका। इस तरह पर्सन डिस्क्रिपेंसी इंडिकेटेड क्रेस्ट है, फेक इनवाइसिंग है, परचेज फ्रॉम द रजिस्टर पर इन केस ऑफ फेल टू फर्निश इन्फॉर्मेशन, नीचे वाला है, यहाँ भी वो लिख दे के नॉन इंटीग्रेशन है, यहाँ लिखा हुआ है कि रिटर्न नहीं फर्निश की। जिस तरह गुड सर्विस नॉट अलाउड टैक्सेबल मेड बाय द रजिस्टर पर्सन, नीचे ये एफ वगैरह पहले नहीं थी, अब ऐड किए हैं, जब कोर्ट में चीज़ें जाती हैं तो वो फिर इसमें डालते हैं, तो इसी टैक्सेबल मेड। आगे नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुड सर्विस एक्वायर फॉर पर्सनल नॉन बिजनेस, ये नॉन बिजनेस वाले अब ऐड हुए हैं 257 देखें तो अभी 2019 में या 18 में आए हैं। तो इसी का ये वाला नॉन बिजनेस है तो इरेलीवेंट है, नॉन रेलिवेंट है, इमूल प्रॉपर्टी है, और फर्स्ट रूल है, और वाले बार्ड अंडर द रिस्पेक्टिव प्रोविंशियल लॉ में जो बार्ड है वो है। तो ये सारे इसमें जो इनडिविजिबल है या वो वाला जो एंटी नहीं देना ये वो, तो जहाँ कहीं जिसको डिसअलाउ करना है, जो अदरवाइज एडजस्टेबल है, कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, तो उसके लिए ये सेक्शन है। इस सेक्शन से हम हेल्प ले सकते हैं कि अनलेस सेंट्रल इस सेक्शन में ना आए या फेडरल नोटिफिकेशन ना करे गवर्नमेंट, तो उस वक्त तक ये आपका ग्राउंड है कि ये आप इनएडमिसिबल नहीं, कैरी फॉरवर्ड पे आपको पाबंदी या रिस्ट्रिक्शन नहीं, जस्ट एक माह में क्लेम पे पाबंदी है कि उस माह में, जिस माह में, बल्कि एक माह नहीं, जिस माह में आप इंटीग्रेट नहीं हुए उन मंथ में आप एक महीने में इनवॉइस अपलोड कर ली, रिड्यूस हो गया, अगले महीने में तो मैंने इनवॉइस अपलोड ही नहीं की। नहीं, इनपुट की बात कर रहे हैं, इनपुट की ना? नहीं वही मैं कह रहा हूँ, वो पार्शियली देखे ना, वो तो एज ए कुमुलेट हो गया ना इनपुट। आपने इनपुट जो क्लेम किया इम्पोर्ट का भी है, लोकल का भी, सारों का है ना, तो सारों का मिला के आपका 60% कट लगना है ना, सारों का। अब इम्पोर्ट वाला भी आपका आगे चला गया, आप कहें जी इम्पोर्ट वाला भी ख़त्म हो गया, इम्पोर्ट वाला भी नहीं आपको दे मिलेगा, है वो सिस्टम गलत कर रहा है ना। आप इम्पोर्ट वाला देख ना, इम्पोर्ट वाला तो वैसे ही मतलब वो आपका कॉन्फिस्केटरी है। इम्पोर्ट स्टेज पे आप दे के आए, टैक्स आपने गवर्नमेंट दिया, गवर्नमेंट का नहीं जी है तो नहीं, हम आपका अलाउ नहीं करते भाई। इम्पोर्ट स्टेज पे सेक्शन 3 में अलहदा है, इम्पोर्ट पे टैक्स लगता है, और जो सप्लाई वाला वो तो परचेज वाला है, चार्जेबिलिटी में वो टैक्स लगता है। पहले आपका सप्लाई पे लगता है, वो परचेज पे टैक्स आप पे लगता है। जो आप पे परचेज पे लग गया तो फिर सेल पे क्यों लगेगा, उसकी एडजस्टमेंट तो देना ज़रूरी है। अगर सेक्शन 3 का पढ़े मेरे को उसने वर्ड एडजस्टेबल टैक्स का बात की है ना, उसने सप्लाईज के टैक्स की बात नहीं की। एडजस्टेबल तो इंपोर्ट या सप्लाईज कहीं से भी आया नहीं, इम्पोर्ट पे लेकिन एफबीआर का इंटलेक्ट वहां तक पहुंचा नहीं है। वो देखे ना, इम्पोर्ट पे तो बातें आगे आएंगी, उसको लगाएंगे, वो तो लगाता रहता है। पहले सेल टैक्स स्पेशल प्रोसीजर रूल में स्टील सेक्टर में सेक्शन इसी तरह का यही इंटरप्रिटेशन दी थी, उसमें SCO 119 दिया था, तो हमने चैलेंज किया था, कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया, ख़त्म कर दिया। फिर पाबंदी लाई, आप इतना क्लेम कर सकते हैं, इतना रख सकते हैं, वो हमने किया, उन्होंने ख़त्म कर दी। फिर वो खुद ही विदड्रॉ कर ली। वो असल मसला है कि रिटर्न नहीं जा रहा। हाँ, असल मसला ये है, पहले जब ई फाइलिंग नहीं थी तो फिर रौला नहीं होता था, तो अब क्योंकि वो पाबंदी लग दी है, तो अनलेस सेंट्रल कोर्ट की इंटरफेरेंस ना हो, ख़त्म ना हो, तो वो मजबूरी है। अगर आप फाइल नहीं करेंगे, 6 माह गुजर जाएंगे, सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग, उसमें आप चले जाएंगे। तो ये देखें ना, ये चार्जेबिलिटी अगर हम देखें तो टैक्सेबल सप्लाई मेड पे चार्ज होता है टैक्स, तो दूसरा किस पे होता है,
गुड्स इम्पोर्टेड पे चार्ज होता है, परचेज पे टैक्स चार्ज होता है, ठीक है ना। अब चार्ज जब इस पे चार्ज हो गया तो इस पे डबल चार्ज, इसकी सप्लाई पे डबल चार्ज नहीं होगा अनलेस अंटिल इसका क्लेम देंगे। ये तो अदरवाइज तो परचेज पे तो चार्ज नहीं होता ना। जो लोकल हम परचेज करते हैं उस पर चार्जेबिलिटी पे नहीं है कि जब आप परचेज करेंगे तो टैक्स लगेगा। इम्पोर्ट आप करेंगे तो जब इम्पोर्ट करेंगे तो उस पर चार्ज हो रहा है टैक्स। अब चार्ज जब हो रहा है तो इसका एक चार्ज हो गया, फिर डबल चार्ज नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए इसको रिडक्शन के कोई चांस नहीं। कोड में ये भी आपने ली होगी प्लीज साथ। हाँ, ये नहीं, पहले ज़रूरत नहीं पड़ी तो ले लें इसको। हाँ, वो तो देखो ना ऐसे, क्योंकि जब इनपुट आपका इक्यूमुलेट होता है तो उसमें इम्पोर्ट वाला भी है और लोकल वाला भी। कंसोलिडेट को अगर आप कहते हैं कि जी मैं 60% डिसअलाउ करना है तो उसमें इम्पोर्ट वाला तो मैं चार्जेबिलिटी के टैक्स दे आया हूँ, तो आप वो मेरा चार्ज कर दिया तो आप फिर आप कैसे उसको कह सकते हैं डलाया इम्पोर्ट में मैंने टैक्स दे दिया। आप फर्दर उसकी सप्लाई पे तो टैक्स नहीं होगा अनलेस वो एडजस्ट ना हो, ठीक है ना। वैल्यू एडिशन पे एट द मैक्स हो सकता है ना। तो इसलिए इसको जो यहाँ मैंने दिया है तो ये, और इनपुट में भी हमने देखा है कि टैक्स पेड ऑन इनपुट जो है वो उस पर ये वाला इनपुट की डेफिनेशन फॉलो करता है। तो नेक्स्ट अक्सर इस्तेमाल होता है टैक्स, चार्ज, लेवी, नेट पेड। अब तीनों लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, चार्ज, लेवी, नेट पेड। हाँ, इसमें डिफरेंट स्टैच्यू में अगर आप देखेंगे तो दो वर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक चार्ज, एक लेवी। लेवी जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होता है। चार्ज से मुराद होती है इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। इम्पोजिशन में 3 कंटेंट्स मैंने पहले बताए थे, व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट सब्जेक्ट मैटर या प्रॉपर्टी एट व्हाट रेट, इसको कहते हैं हम इम्पोजिशन। ये इसको कहते हैं डिक्लेरेशन, कि लाइबिलिटी फिक्स करना कि किस पर्सन पे, किस सब्जेक्ट मैटर पे, किस रेट पे लाइबिलिटी फिक्स की जाएगी। ये है चार्जेबिलिटी, इसको कहते हैं। और चार्जेबिलिटी जो है, और इसके बाद ओवरऑल जैसे जो आपके सिविल स्टैच्यूज होते हैं उसमें एक सब्सटेंटिव पर भी होते हैं और एक प्रोसीजर होते हैं। तो यहाँ जो हमारे फिस्कल स्टैच्यू हैं यहाँ उनको हम चार्जिंग सेक्शन और मशीनरी सेक्शन कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ इसके 2 पार्ट मेजर जो होते हैं, चार्जिंग सेक्शन मीन विच फिक्सिंग द लाइबिलिटी, कि आपको लाइबिलिटी व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट प्रॉपर्टी एट व्हाट रेट डिक्लेयर करता है कि इस तरह टैक्स लगना है। ये है आपकी चार्जेबिलिटी। यहाँ उसको हम चार्जिंग सेक्शन कहते हैं, वहाँ सब्सटेंटिव, यहाँ भी सब्सटेंटिव चार्जिंग दोनों कहते हैं। मशीनरी सेक्शन में यहाँ 2 आते हैं, मशीनरी सेक्शन के 2 पार्ट हैं। एक को कहते हैं हम असेसमेंट जो एडजुडिकेशन होती है, एक होते हैं कलेक्टेबिलिटी या रिकवरी। जब एडजुडिकेशन होती है तो उसके बाद फिर आपसे टैक्स कलेक्शन की जाती है, तो कलेक्शन मेजर्स हैं या रिकवरी मेजर्स हैं। तो ऐसे समझ लें कि ये स्टैच्यू जो फिस्कल स्टैच्यूज हैं उसके 3 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट है चार्जिंग का, एक कंपोनेंट है असेसमेंट का, एक कंपोनेंट है कलेक्शन या रिकवरी का। क्लियर जी। तो चार्जेबिलिटी जो है वो व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट प्रॉपर्टी एट व्हाट रेट, ये वाला डिक्लेरेशन है। फिक्सिंग ऑफ लायबिलिटी, किस पर्सन पे किस प्रॉपर्टी के रिलेशन से किस रेट से कितनी फिक्स की गई है। अब सब्सिक्वेंट फिक्स कर दी गई है, अब आगे प्रोसेस जो है, प्रोसीजर है उसका, उसकी असेसमेंट का, रिकवरी का, रजिस्ट्रेशन का, रिटर्न का, रिकॉर्ड कीपिंग का, वो वाला जो है वो सारे असेसमेंट के पार्ट है। उसको हम मशीनरी कहते हैं। मशीनरी टू क्रिस्टलाइज लायबिलिटी, जो फिक्स की है उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए आगे मशीनरी क्या है, प्रोसीजर क्या है। तो प्रोसीजर फिर अथॉरिटी उसमें आती हैं, फिर ये आपकी रिटर्न फाइलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, फिर रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के बाद आपकी नॉन पेमेंट, शॉर्ट पेमेंट की एडजुडिकेशन है। ये एडजुडिकेशन वाले ये असेसमेंट का पार्ट है। ये सब्सिक्वेंटली आप असेसमेंट होती है। उसके बाद असेसमेंट हो जाए तो कलेक्टेबिलिटी है, कलेक्शन वो इसी तरह बढ़ जाए। कलेक्शन के भी डिफरेंट स्टेप हो सकते हैं। कलेक्शन एडवांस भी हो सकता है, जैसे विद होल्डिंग है तो पहले जैसे इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स 147 है, विद होल्डिंग सारी एडवांस है। फिर ऑन डिमांड एक विद रिटर्न है, जब आप रिटर्न फाइल करते साथ करते हैं। फिर एक फिर डिमांड में आपकी डिमांड एस्टेब्लिश होती है, फिर डिमांड है, फिर आप नहीं देते तो फिर रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, फिर आपकी अटैचमेंट ये वो इस तरह होती है। तो वो कलेक्टिविटी का पार्ट है। तो लेवी जो है, जहाँ तीनों वर्ड अलग-अलग यूज़ हों, जैसे यहाँ सेल टैक्स में, इसमें चार्ज अलग है, लेवी अलग है,
कलेक्टिविटी है। तो यहाँ लेवी का वर्ड जो है वो असेसमेंट के रेफरेंस से इस्तेमाल होगा, ये यहाँ चार्जिंग का नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग का वर्ड इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल हो गया है। तो इसलिए व्हाट पर्सन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट प्रॉपर्टी एट व्हाट रेट, वो चार्ज जो वर्ड है उसके अंदर शामिल है। और लेवी जो है वो आपकी असेसमेंट का जो पार्ट है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन, आपकी उसके बाद आपकी रिटर्न फाइलिंग, रिकॉर्ड, एडजुडिकेशन और ऑडिट, ये वो उसका पार्ट बनता है। उसके लेवी के अंदर वो सारा आएगा। उसके बाद कलेक्शन वो वाला, अगर रिकवरी वाला अगला प्रोसीजर जो भी कलेक्शन है वो तीनों में आएगा। अब एफईडी देखें तो वहाँ वर्ड लेवी एंड कलेक्ट है। तो अब लेवी वहाँ ब्रॉडर सेंस में लेवी दोनों को कवर करेगा, चार्जेबिलिटी को भी और असेसमेंट को भी, तो दोनों उसके पार्ट आए। बाद दफ़ा लेवी जो है सिर्फ ही लेवी लिखा होता है, वो फिर तीनों को कवर करता है। लेवी जनरल वर्ल्ड में असेसमेंट और कलेक्शन दोनों है और तीनों को भी कवर कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में लेवी ऑफ टैक्स है, तो वो लेवी ऑफ टैक्स से मुराद चार्जेबिलिटी भी है, असेसमेंट भी है, कलेक्टिविटी भी है। तो इसलिए वो जैसे मैंने पहले कहा था कि डेफिनेशन किसी वर्ड को देखना है तो उसका कंटेक्स्ट देखें कहाँ यूज़ हुआ है, उसके आगे लफ्ज़ क्या है, पीछे क्या है, वो उसी सेंस में इस्तेमाल होता है। बाद दफ़ा कोई चीज़ पीछे आ रही है, हीरोइन फलां फलां, आगे कोई चीज़ होगी तो उसी तरह की होगी, वो कोई अलहदा है, कोई इंडिपेंडेंट और चीज़ नहीं निकल आएगी। तो वो सीक्वेंस आप जब वर्डिंग देखते हैं तो एक वर्ड्स के बाद दूसरा आता है, तो उसी सेम सेंस और सेम नेचर की सेम काइंड वो चीज़ आती है। तो इस तरह यहाँ क्योंकि वर्ड तीनों ये इस्तेमाल होते हैं तो तीनों की सिनेरियो देखा जाएगा कि ये स्टैचू में कौन सा वर्ड कैसे हुआ है। तो जो चार्जिंग सेक्शन होते हैं इनका रूल ये है कि इनको इंटरप्रिटेशन करने के लिए स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होती है कि अगर इसको इंटरप्रेट विद इन लेटर ऑफ लॉ या वर्डिंग ऑफ लॉ कोई बंदा आता है तो उस पर टैक्स लगेगा, वट एवर कॉन्सिक्वेंस में भी। लेकिन अगर उसमें नहीं आता उन वर्ड में या उस चीज़ में, तो उस सिचुएशन में ऑन द एसेंस ऑफ लॉ बेसिस पे नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव ये है तो इसलिए टैक्स लगाए, फिर वो फ्री है, फिर उस पर स्टेट जो है टैक्स नहीं लगा सकती। फिर इसी तरह उसमें अगला जो रूलिंग है इसकी कि उसमें ना तो कोई आप एडिशन कर सकते हैं, उसमें वर्ड ना इंपोर्ट कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं, ना लेस करते हैं, ना डिडक्ट कर सकते हैं, और कोई एडिशन डिलीशन अपनी मर्ज़ी से, जैसे यहाँ कंडीशन आप अपनी मर्ज़ी से वो चार्जेबिलिटी में सेक्शन में जो है आप नहीं कर सकते। और आखिरी उसमें जहाँ कहीं एम्बिग्युइटी हो, उस इनकन्सिस्टेंटी हो, अब्सर्डिटी हो, दो इंटरप्रिटेशन हो या मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो, तो उस सिचुएशन में इन फेवर ऑफ द टैक्स पेयर जो इंटरप्रिटेशन होगी वो अडॉप्ट होगी। तो इसी तरह जो मशीनरी या दूसरे सेक्शन है उसके लिए अदरवाइज़ है कि उसमें क्योंकि उनका पर्पज़ क्रिस्टलाइज करना होता है, इसलिए उसकी इंटरप्रिटेशन या वो वहाँ प्रोसीजरल प्रोविजन जो होते हैं उसकी इंटरप्रिटेशन अदरवाइज होती है। तो प्रोसीजरल प्रोविजन जनरली मीनिंग ये होता है जो आपके राइट और लाइबिलिटी को अफेक्ट ना करें। जो राइट और लाइबिलिटी को अफेक्ट करेगा वो सब्सटेंटिव प्रोविजन होगा, जो राइट और लाइबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा वो आपका प्रोसीजरल प्रोविजन होगा। तो प्रोसीजरल प्रोविजन जो है वो इन फेवर ऑफ द स्टेट, क्योंकि प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है तो इन फेवर ऑफ द होगा। तीसरा ये जो चार्जिंग सेक्शन है ये रिट्रोस्पेक्टिव भी नहीं होते अनलेस एंड एक्सप्रेसली लेजिस्लेटर ने ना कहा हो, तो उसमें दिया हो कि ये बड़ा बैक डेट से, वो डेट भी हो उससे भी फिर पीछे नहीं जा सकते, उसकी एक्सटेंट भी ज़रूरी होती है। लेकिन प्रोसीजर प्रोविजन जो है प्रोसीजर के होते हैं, वो आज भी प्रोसीजर आए या आगे नई अथॉरिटी आ जाए, फोरम चेंज हो जाए तो वो पिछले सालों का भी काम करेगा। तो इसलिए फोरम चेंज हो या कोई प्रोसीजर हो जो राइट लाइबिलिटी को अफेक्ट ना करे तो उस सिचुएशन में वो रिट्रोस्पेक्ट होगा। और ये वाले प्रॉस्पेक्ट है। एक सिचुएशन होती है जहाँ राइट और प्रोसीजर दोनों डेल्ट टुगेदर हो, दोनों मिक्सचर हो, तो उस सिचुएशन में ओल्ड राइट अकॉर्डिंग टू द ओल्ड प्रोसीजर, न्यू राइट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोसीजर। ठीक है, तो इसके बाद हमने वो भी हमें देखनी थी तो अगली बारी देखेंगे। इसके बाद 14A है तो आपका डिस्कनेक्शन का है, तो वो हमने अभी काफ़ी सारे सेक्शन थे, आगे हमने सेक्शनों पे ही चलना है, इसी को अगले 2-3 मेरा लेक्चर होंगे। तो 14A हम देख लेते हैं, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तो नॉन इंटीग्रेशन की वजह से नॉट, इसको भी ओवर राइडिंग बनाया है। एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, नीचे बीइंग इन फोर्स द बोर्ड शैल हैव ए पावर थ्रू सेल टैक्स जनरल ऑर्डर, यहाँ जनरल ऑर्डर के जरिए पावर दे दी, ओवर राइडिंग करके भी दे दी।
ठीक है। डायरेक्ट द गैस एंड इलेक्ट्रिक कवर डिसकंटिन्यू कलेक्शन ऑफ द पर्सन हु फेल्स टू फॉल कर एनी पर्सन इन टायर 1 हु फेल्स टू रजिस्टर फॉर द सेल टैक्स पर्पज आर नोटिफाइड टायर 1 retailer register but not integrated with the board computerized system, provided that upon registration integration as the case may be the above said person the board shall notify the restoration of their gas or electricity connection through sale tax procedure। यहाँ ला दे दिए हैं, सीधे कर दिए सर। हाँ ठीक है। सबसे सख्त कानून टायर 1 इसमें बेसिकली इसका बेसिकली क्यों इतना स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन, लॉ, चार्जिंग सेक्शन, डेफिनेशन, डिस्कनेक्शन, ये पेनल्टी पहले 5 लाख फिर आगे 10 लाख 30 लाख इस तरह, वो इसकी बेसिक वजह यह है कि ये बहुत बड़ा एरिया रेवेन्यू गिविंग एरिया है जिसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल ऑफ रेवेन्यू आया है। तो इस वजह से पहले डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं थी, इसकी मॉनिटरिंग कर लें तो बाकी चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 17% अगर आपको 17% आपको आ जाए फिर आप ये 60% रिडक्शन वाला भी इस्तेमाल कर दें तो 17 का डबल हो गया। ठीक, लॉ में अमेंडमेंट से ये टूल मिल गया है रेवेन्यू मैयर का डिपार्टमेंट को, वो हटाते ही नहीं है। आप वो कहें जी ये इनवाइस नहीं सही, वो नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही जी, आपकी इंटीग्रेशन इन होने का सिंपल इंटीग्रेशन नहीं, इन अकॉर्डेंस विद प्रोसीजर लिखा हुआ है 9A और रूल्स। अब इन अकॉर्डेंस 100% कंप्लायंस हो सकती है, कभी नहीं होती तो कभी भी नहीं करेंगे, आपको कभी भी नहीं आप एक्सक्लूजन देंगे, चाहे दे दें, डिस्क्रिशनरी पावर है, चाहे ना दें। अब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट कहे जी दैट इज सब्जेक्ट मैटर या द फैक्चुअल कंट्रोवर्सी, हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। हो सकता है भाई आपने इनवाइस नहीं सही की, ये नहीं की, वो नहीं किया, आपका बार कोड नहीं है, ये चीज़ नहीं, इनवाइस में ये फॉल्ट है, इंटीग्रेशन में ये फॉल्ट है, ये तो इन कार्ड रूल नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने सही फैसला किया है। वो कहेंगे हम तो नहीं कर सकते, फिर वो ट्राइब्यूनल में जाएंगे, कमिश्नर का आर्डर होगा तो ट्राइब्यूनल में कुछ सुना जाएगा, ठीक है ना, वो कर सकते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच जी तो फॉर पेशेंट हेयरिंग। यहाँ अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, सिर्फ इसको एक्सप्लेन कर दी बात। बेसिकली ये 8B जो है, पहले ये जो रजिस्टर और फर्दर टैक्स के रेफरेंस से ये काफ़ी इंटरप्रेट हुआ है, और वो दूसरा ये जो आपका है रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन या उस टैक्सेशन में कि उसको ट्रीट किया जाए, वैसे तो इसकी डेफिनेशन सेक्शन 25 या 35 है, उसमें लायबल टू रजिस्टर को भी उन्होंने कहा है रजिस्टर्ड पर्सन है, तो वो भी अगर एक है पर्सन जो लायबल टू रजिस्ट्री नहीं है, सेक्शन 14 को हम पढ़ें तो उसमें जो जिसकी सर्टन लिमिट है, इम्पोर्टर है, एक्सपोर्टर है, तो वो अदरवाइज लायबल टू रजिस्टर है या सर्टन लिमिट से हैं। तो लायबल टू रजिस्टर मींस जो विद इन दैट सेक्शन 14 फॉल करता है और रजिस्ट्रेशन नहीं उसने की, तो वो भी एज ए डीम समझा जाएगा कि वो रजिस्टर्ड पर्सन है। उसकी डेफिनेशन रजिस्टर्ड पर्सन मीन जिसने रजिस्ट्रेशन करवा ली है और सेक्शन 24 में उसको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन है। तो जो रजिस्टर पर्सन और लायबल दोनों ऐड हैं, लेकिन जो बेनिफिट रजिस्टर पर्सन को मिलेंगे वो लायबल टू रजिस्टर को नहीं मिलेंगे, लेकिन जो लायबिलिटी होगी वो लायबल टू रजिस्टर जो नहीं रजिस्टर्ड है उस पर होगी। और इस पे ये था कि ये लायबिलिटी जो है किस डेट से होगी जो रजिस्टर्ड नहीं है, ये क्वेश्चन बेसिकली हाई कोर्ट में आया था। जो रजिस्टर नहीं था तो उन्होंने उसमें असेसमेंट कर दी, तो हमने उस पर फिर हाई कोर्ट में रिट फाइल की। तो क्या जो लायबिलिटी है सेल टैक्स लायबिलिटी वो फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी या जब से ही लायबल टू रजिस्टर होगा उस वक्त से होगी। तो उस वक्त सेक्शन सबसेक्शन जो 25(2) का है वो इंटरप्रिटेशन में आया। तो नीचे वालों ने उन्होंने डिपार्टमेंट ने कहा जी क्योंकि ये लायबल टू रजिस्टर है तो इसलिए इसकी पिछली भी असेसमेंट जो है वो उसके मुताबिक होनी चाहिए। तो फिर इसमें हमने सेक्शन 14 जो रजिस्ट्रेशन का है उसका सारा लिया। एक सेक्शन 19 था, सेक्शन 19 ये था कि उसमें लिखा हुआ था कि जो लायबल टू रजिस्टर है वो जिस दिन से रजिस्टर होगा ही विल बी डीम टू रजिस्टर फ्रॉम द डेट ही इज लायबल टू रजिस्टर। और सेक्शन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का था तो वो ओमिट हो गया। जब वो ओमिट हो गया तो हमने उसका सहारा लिया। हमने कहा जी नया जो रूल 6 आया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का वो तो खुद कह रहा है कि जिस दिन से रजिस्ट्रेशन होगी उससे ऑनवर्ड लायबिलिटी होगी।
और ला फिर आपको नोटिस दिया जाएगा, किया जाएगा, आपकी ऑनवर्ड लाइबिलिटी होगी। अगर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो है आप कंपल्सरी रजिस्टर करेंगे, नोटिस देंगे, सब कुछ करेंगे, फिर अगर वो लॉ कंप्लाई नहीं करेगा तो फिर लाइबिलिटी बनेगी। तो दोनों को अगर मिलाएं सेक्शन ओमिशन को, तो ओमिशन ऑलवेज रिट्रोस्पेक्टिव होता है। अगर उसमें फॉल्ट था तो ओमिट किया गया, तो उसमें लिखा था डीम टू बी रजिस्टर फ्रॉम द डेट ही इज लायबल टू रजिस्टर, यहाँ नहीं है। तो इसलिए ये दोनों को आप पढ़ें, तो इसलिए ये सही। उन्होंने कहा ठीक है, इसके मुताबिक मान के उन्होंने कहा जी ठीक है ये पुरानी लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर रजिस्टर कर लिया है, ऑनवर्ड कर लिया नहीं, ऑनवर्ड उन्होंने फिर भी नहीं कहा, ठीक है, उन्होंने भी दरमियान वाली बात कर दी। रजिस्टर करें तो फिर प्रोसीडिंग दोबारा कर लें, दोबारा फिर की नहीं तो अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट में गए। क्लियर? ट्रिब्यूनल की जजमेंट आई ना एमएम अकरम साहब की, हाँ। उन्होंने उसको इंटरप्रेट किया है, उन्होंने कहा कि ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से आगे चलेगा। वो तो पहले भी ट्रिब्यूनल की बहुत सी जजमेंट्स हैं थी, तो ट्रिब्यूनल वाली को तो एक साइड पे रख दिया ना। थैंक यू वेरी मच। ट्रिब्यूनल की तो बहुत सी जजमेंट उस पर थी, लेकिन वो कोर्ट ने फिर। मैं इंतहाई मशहूर हूँ तमाम पार्टिसिपेंट्स का। टायर 1 रिटेलर्स के हवाले से आज हमारा पहला सेशन हुआ, जैसे कि सर ने बताया। अभी इसके अंदर सर रूल्स, पेनल्टीज़, रजिस्ट्रेशन और सारे एस्पेक्ट्स बाकी हैं। इंशाल्लाह अगला सेशन भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो बाकी मांदा इसका पोर्शन है। तब तक के लिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया जी।